Good evening. Last class we have discussed about technology in audit. Now we will be moving to our second chapter, Companies Act. Companies Act ऑडिटर रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है और 7.1 में स्टैट्यूटरी ऑडिट में ऑडिटर रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस होता है, उसका ड्यूटीज़ क्या होता है, राइट्स क्या होता है रिलेटेड टू कंपनीज. अभी कंपनीज एक्ट में ऑडिटर का ऑब्लिगेशंस है, राइट्स है, ऑडिटर कौन अपॉइंट हो सकता है ऑडिटर की तरह, और उसका डिस्क्वालिफिकेशन क्या क्या होता है, कौन अपॉइंट करता है, ये सारा राइट्स किसको दिया हुआ है कंपनी एक्ट में, ये सारा कवर करते थे. फिर उसके साथ ब्रांच ऑडिट में उसका रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होता है, उसका राइट्स क्या क्या होता है, जॉइंट ऑडिट क्या होता है, ऐसे 299 के बारे में बात कर रहे हैं ना कंपनीज एक्ट में, उसका रिलेवेंस क्या है, और ऑडिट कमिटी ये भी अप्लीकेबिलिटी क्या है, ऑडिट कमिटी का फंक्शंस क्या है, वो सारा हम कवर कर देते हैं इस टॉपिक में. अभी कंपनीज का सॉरी हाँ, क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर. कोई अगर कंपनीज के एक्ट के अंडर ऑडिटर की तरह अपॉइंट करने के लिए उसका क्या क्या क्वालिफिकेशन होता है आप एक्सपेक्ट कीजिए. वो क्या होना चाहिए, कौन तरीके में होता है. अभी हम बोल देते हैं एग्जाम्पल. वो क्या होता है नॉर्मली जो तरीके में ऑडिटर के अपॉइंटमेंट होता है, इधर वो इंडिविजुअल के स्टेटस में अपॉइंट होता है और फॉर्म की स्टेटस में अपॉइंट होता है. अगर इंडिविजुअल और फॉर्म की स्टेटस अपॉइंट होने के लिए वो एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए. क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट. सो the following persons considered as qualified for being appointed as company's auditor. Who are the following persons? Only fee is a chartered accountant. पहले वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए और उसके बाद क्या है, वो एक इंडिविजुअल बेसिस में अपॉइंट हो सकता है. ये पर्सन, ये पॉइंट आप देखना पड़ेगा. ये पर्सन इंडिविजुअल बेसिस में अगर वो अपॉइंट करना चाहते तो वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए. और नेक्स्ट पॉइंट, ये फर्म अगर एक फर्म के नाम में अपॉइंट होना चाहिए तो ए फर्म नेम में जो भी पार्टनर्स होता है ना फर्म के अंडर, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रैक्टिसिंग इन इंडिया होना चाहिए. प्रैक्टिसिंग इंडिया एंड क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी. क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट मतलब नेक्स्ट हम डिस्क्वालिफिकेशन देखते हैं, उसमें डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए. कोई भी ऑडिटर को अगर डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो गया तो उस फॉर्म पूरा डिस्क्वालिफाई हो जाता है. इसलिए ये डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए. और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिसिंग, ऑल द मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर शुड बी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रैक्टिसिंग इन इंडिया होना चाहिए. तभी उस फर्म नेम के अंडर कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है. अभी 2 पॉइंट्स हम डिस्कस किया है. क्या क्या है, पहले अगर एक पर्सन, ये सेक्शन क्या है 141, अगर एक पर्सन ऑडिटर अपॉइंट होना चाहिए यू शुड बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए होना चाहिए. अगर एक फर्म अपॉइंट होने के लिए पहले कंडीशन है मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स शुड बी प्रैक्टिसिंग इन इंडिया एंड प्लस और एक कंडीशन क्या है, एंड द फर्म शुड बी क्वालिफाइड. मतलब ऑल द पार्टनर्स, कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए. द फर्म शुड बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट. मतलब अगर इंडिविजुअल देखने से कोई पार्टनर को डिस्क्वालिफिकेशन उस कंपनी के लिए अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए. क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटिंग एज ऑडिटर ऑफ सच कंपनी और दैट कंपनी ऑडिटर. सो ये आप समराइज्ड वर्जन है. और नेक्स्ट एक पॉइंट भी है. थर्ड पॉइंट क्या है, ए फर्म इंक्लूडिंग लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. ए फर्म इंक्लूडिंग लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी ओनली द पर्सन हु आर चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल बी. सो हु कैन साइन, अगर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में कोई भी अपॉइंट हो सकता है. हु कैन साइन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, ओनली दोज पार्टनर्स हु आर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया एंड हु आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन ओनली एक्ट एंड साइन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म. अगर पार्टनरशिप में कोई फॉरेन का एक इंडिविजुअल है,
फॉरेन का कोई वो भी मतलब सीए सीपीए तरह है, वो भी अगर मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर, हम फॉर्म नेम में अपॉइंट होने के लिए मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर शुड बी प्रैक्टिसिंग इन इंडिया बोला है, वो सीपीए है प्रैक्टिसिंग इन यूएस मान लो, वो इधर का फिनेंशियल्स को साइन नहीं कर सकते, बट only the person who are practicing in India can act and sign on behalf of the firm. So only the persons who are chartered accountants shall be authorized and sign on behalf of the, अगर कोई मान लो हम एक सीएस को अपॉइंट किया है हमारे हमारे पार्टनरशिप फॉर्म में, ये एग्जांपल ले लीजिए आप, सीएस प्लस सीए, नहीं तो एक सीएमए को ले लेता हूँ, पार्टनरशिप फॉर्म हम सीएमए के साथ, 3 सीएस है एक सीएमए है, कॉस्ट ऑडिट्स कुछ करने के लिए सीएमए को रखा है, चारों मिला के एक पार्टनरशिप फॉर्म खोला है। अब अगर कंपनीज एक्ट में अगर ऑडिट कर रहे हैं हम, स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हैं, कौन साइन करता है? ये तीनों कर सकते हैं, ये नहीं कर सकता है, क्योंकि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट का लिमिटेशन है, कोई फॉर्म नेम में अपॉइंट हो रहा है, ये सारा अपॉइंट हो गया अगर फॉर्म नेम में अपॉइंट है, बट ओनली दोज पार्टनर्स हु आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन एक्ट एंड साइन ऑन बिहाफ ऑफ द फॉर्म। ये तीनों प्रोविजंस है, आप एक बार देखिए फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है, सिंपली अगर बोल देता हूँ, आपका सीएमए का मेंबरशिप कब आता है? आप सीएमए फाइनल क्वालिफाई होना चाहिए, आपका सीएमए का मेंबरशिप मेंबर आपका रजिस्टर में एंटर होना चाहिए, सेम लाइक सीए भी, सीए क्वालिफाई होना चाहिए, जो एग्जामिनेशन है वो क्वालिफाई होना चाहिए, और उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर होना चाहिए। और कुछ अलग केसेस भी है, वो एग्जाम्पल्स बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है आपके लिए, आप सिर्फ इतना याद रख के आप एक बार देख लीजिए इधर तक, सी पॉइंट तक आप एक बार पूरा देख लीजिए, हम कंटिन्यू कर देते हैं। सेक्शन थोड़ा याद रख के कोट करने से आपको अच्छा ये मिलेगा, इंप्रेशन मिलता है। 141 सब सेक्शन 1 2 3, ये नहीं तो सब क्लास 1। Chartered accountant who is a member of the institute, a person member of the institute if his name appears in the register of the institute, तभी member of the institute कहा जाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है? who is the member of the institute, member of the institute मतलब इसका नेम रजिस्टर में होना चाहिए। हाँ, ये क्या है कि अगर एक्ट का टाइम में कोई रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट मतलब प्रैक्टिस में हटा दिया, मतलब प्रैक्टिस नहीं करना है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस में है, वो नहीं रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट उसके पास इश्यू किया है, आप नहीं कोई ऑडिट का फॉर्म का मतलब कोई कंपनीज का ऑडिट नहीं कर सकते, ऐसे रजिस्ट्रेशन इश्यू किया है कोर्ट की तरफ से, तब कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट 2013 में अगर वो रिस्ट्रिक्टेड है, जब 1956 कंपनीज एक्ट में जब बदल गया, अगर कोई होल्डर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड है उस एक्ट में वो अमेंड करके शायद वो रखा होगा, ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑडिटर की तरह एक्ट नहीं कर सकता है, इसकी वजह से इधर भी वो क्लॉज इंक्लूड कर रहे हैं एट द कमेंसमेंट एक्ट। अगर वो रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट होल्डर है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कहा जाता है, वो अपॉइंट नहीं कर पाएगा इसमें। ये रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड अकाउंटेंट और ये होल्डर ऑफ रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट, शायद 1956 एक्ट में शो ये रजिस्टर्ड अकाउंटेंट जो है कोई ऑप्शन दिया है वो ऑडिटर की तरह एक्ट करने के लिए, अभी इसका रजिस्टर्ड अकाउंटेंट्स कोई है उसको हटा दिया होगा, इसलिए इधर ये तो इससे कोई प्रोविजन तो मैं भी देखा नहीं हूँ, कोई प्रोविजंस नहीं है, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलग से कोई प्रिस्क्राइब्ड ऐसे इंस्टीट्यूट में मेंबरशिप देता है, ऐसा कुछ नहीं है कोई सीए की तरह एक्ट करने के लिए, ऐसे प्रोविजन तो रखा है पहले, शायद ऐसा एक प्लान होगा शायद, इसलिए रखा है। ये भी गवर्नमेंट डिप्लोमा ऑफ अकाउंटेंसी और रिकॉग्नाइज्ड इक्विवेलेंट रूल्स फॉर द अवार्ड ऑफ अकाउंटेंसी बिफोर, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, इधर तक जो है वो प्रोवाइडेड है, इधर तक मैंने प्रैक्टिस में नहीं देखा हूँ अभी तक, जो भी है कोई ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह एक्ट करना मैं भी नहीं दे, कंपनी ऑडिटर की तरह। शायद ये हो सकता है कि who has passed and completed such study as prescribed from the members of the institute, a person who has, शायद
ये passed such examination and passed such who has prescribed for members of the institute. मेंबर्स होने के लिए जो भी ट्रेनिंग या सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन है वो सी ए फाइनली होता है. और डिस्क्वालिफिकेशन अभी क्या डिस्क्वालिफिकेशन होता है आप एक्सपेक्ट कीजिए क्या होता है डिस्क्वालिफिकेशन. अभी बोला है 2 तरीके में अकाउंट अपॉइंट कर सकते हैं. पहले क्या है इंडिविजुअल प्लस फॉर्म. फॉर्म इंक्लूडिंग एलएलपी बोला है. सो अगर कोई भी अपॉइंटमेंट होना है तो यही 2 पोजीशंस में अपॉइंट होना, स्टेटस में अपॉइंट होना है. बट बॉडी कॉर्पोरेट मतलब बॉडी कॉर्पोरेट है वो अपॉइंट कर सकते हैं. अगर कोई आप हम कंपनी खोला है चार्टर्ड अकाउंटेंट 2-3 मिलके 2 चाहिए एक पार्टनरशिप कंपनी मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलने के लिए. अगर हम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोला है वो अपॉइंट कर सकता है क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को? क्यों नहीं खोल सकते? ये डिस्क्वालिफिकेशन इसलिए इंट्रोड्यूस किया है. ये बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी. एलएलपी भी कंपनीज एक्ट में सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस माना जाता है इसलिए इसको एक्सक्लूड किया है, एलएलपी को एक्सक्लूड किया है. एनी बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम अपॉइंटिंग एज ऑडिटर. सो इसलिए बोला है क्योंकि इसका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है हर एक कंपनी का और इसका लाइबिलिटी होता है जितना आपने एक्सेप्ट किया है ना कैपिटल क्लॉज में इतना तक हम पैसे डाल देते हैं कंपनी में, उतना तक आपका लाइबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाता है. इसीलिए ये सारा केसेस में आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर ख़त्म हो गया आप और कंपनी डिफरेंट है कोई एक्ट्स आप किया है उसमें अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ रहा है तो आपको ठीक से काम नहीं होगा. इसलिए मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन कब होता है? पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है. सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, कोई भी फॉर्म का ड्यूस है वो अल्टीमेटली पार्टनरशिप बेयर करके क्लियर करना पड़ेगा. इसलिए काम भी अगर हम क्वालिटी ऑफ द वर्क एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसके पहले क्या इंट्रोड्यूस करना है? उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना इंट्रोड्यूस करना है. इसलिए पार्टनरशिप और इंडिविजुअल्स एक्सेप्ट किया है, बॉडी कॉर्पोरेट्स को एक्सेप्ट नहीं किया है. अगर बॉडी कॉर्पोरेट्स में कोई भी हो सकता है, प्राइवेट पब्लिक कंपनी हो सकता है, किसी भी पैसे इंट्रोड्यूस हो सकता है, बट उसकी वजह से काम का रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है. इसकी वजह से इधर तक लिमिट किया है. कोई केस ला मेरे वजह से मेरे हिसाब से हो सकता है जिसकी वजह से वो इंट्रोड्यूस किया है, पहले वो नहीं होगा. और अगर आप कोई भी है कुछ थ्रेट्स होता है, फेमिलियरिटी थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स, इधर कुछ इंटरेस्ट थ्रेट्स पड़ा होगा. ये थ्रेट्स में अगर कोई फेमिलियरिटी थ्रेट क्या होता है? पहले धीरे धीरे क्या हो गए उसके साथ काम करके करके आपका माइंडसेट उसके साथ एक रिलेशनशिप डेवलप होता है. इसकी वजह से क्या होता है अब जो भी काम मैं बोल रहा हूँ हम दोनों काम कर रहे हैं बहुत टाइम से. अगर आपका काम देखते देखते आया हूँ, मुझे समझ गया आप ठीक से काम करता है. अभी क्या करता हूँ, अब जो भी डॉक्यूमेंट मुझे पास ऑन करेगा मैं क्या करता हूँ, ये ठीक से काम करता है मैं अप्रूव कर देता हूँ. ये क्या हो रहा है? फेमिलियरिटी थ्रेट हो रहा है. मेरा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कोई भी हो वो क्या हो रहा है? बिलीफ की वजह से, फेमिलियरिटी की वजह से आपका काम में फेमिलियर हो गया मैं, इसकी वजह से मैं मेरा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को छोड़ दे रहा हूँ. इसकी वजह से क्या होता है, आपका कुछ फ्रॉड किया है मेरे नोटिस में वो चले जाता है, वो आता नहीं है. वो एक फेमिलियरिटी थ्रेट. अगर मैं एम्प्लॉय हूँ मेरा काम मैं रिव्यू करता हूँ क्या? नहीं होगा ना. अगर मैं एम्प्लॉय, मैं ऑफिसर, मैं डायरेक्टर हूँ एक कंपनी में, अगर मैं ऑडिटर की तरह अपॉइंट किया हूँ, अगर मैं एक कंपनी में सपोज एक्स लिमिटेड है, इसमें मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनेंस ऑफिसर हूँ, एग्जाम्पल फाइनेंस एग्जीक्यूटिव, मैं एक ऑफिसर रोल में काम कर रहा हूँ. मैं अलग से अगर अपॉइंट किया हूँ, मैं ही स्टैट्यूटरी ऑडिटर का तरह अपॉइंट किया हूँ कंपनी के, मैं इधर कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किया हूँ, ये मैं रिव्यू करता हूँ क्या? मेरा प्रिपेयर हो, मेरे के साथ मुझे प्रिपेयर किया डॉक्यूमेंट्स मुझे हर टाइम ठीक ही लगता है. इधर क्या थ्रेट आता है? सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स. अगर कोई गलती किया है
वो मैं किया उनसे, मेरे रिव्यू में नहीं आता है, कोई गलती जो भी है मेरे रिव्यू में नहीं आता है, क्योंकि इधर सेल्फ रिव्यू थ्रेट का ये आता है। इसलिए सेल्फ रिव्यू थ्रेट के लिए ये पर्सन हु इज sorry an officer or employee of the company, if you are an officer or employee of the company, you are disqualified from being appointed as auditor of that company। क्यों? अगर कोई भी काम आप किया है इसमें सेल्फ रिव्यू थ्रेट का ये आता है, इसलिए वो नहीं किया। हाँ, बट वही वो प्रैक्टिस में होना चाहिए। मतलब ऐसे बोल रहा हूँ कि एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में काम कर रहा है, मान लो अगर ये कंसल्टेंट की तरह काम कर रहा है इधर, तब कर सकता है। अगर वो एम्प्लॉय है, फुल टाइम एम्प्लॉय है, वो मना करेगा, क्योंकि प्रैक्टिस में नहीं रह सकता है। वो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इश्यू करते समय यू हैव टू बी इन फुल टाइम प्रैक्टिस, यू शुड नॉट बी इन एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर। इसकी वजह से आप इधर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सीओपी भी होल्ड करना पड़ेगा, मतलब कोई स्टैट्यूटरी ऑडिटर के तरह एक्ट करने के लिए आप सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी होल्ड करना पड़ेगा। अगर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं है तो आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर की तरह एक्ट नहीं कर पाएंगे, इसकी वजह से। हाँ, अब नेक्स्ट क्या है, आप नहीं है फिर भी आपका कोई भी एक पार्टनर है, वो एम्प्लॉय है, मैं बोला हूँ ना, कोई भी डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। आप नहीं है फिर भी आपका पार्टनर इज एम्प्लॉइंग देयर, जब क्या होगा, अगर कोई वो गलती किया है, आप क्या सोचेगा, उसको फ्रॉड फ्रॉड माना जाएगा क्या? आपका पार्टनर है वो फ्रॉड किया है ऐसे बाहर बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकते। इसलिए वो भी क्या है, आपका पार्टनर है, फेमिलियरिटी थ्रेट आ रहा है इसकी वजह से, वो फेमिलियर है आपको, आप नहीं बोल पाएगा बाहर वो फ्रॉड किया है ऐसा। वो आप क्या करेगा, उसको अनडिस्क्लोज्ड, हम देखा ही नहीं है उस फ्रॉड को, ऐसे चल जाएगा। आप तो ऑडिट करता है सैम्पलिंग बेसिस में, आप सोचेगा ये फ्रॉड हमका आंखों में दिखा ही नहीं है, इसकी वजह से ये मना कर दिया है। हु इज ए पार्टनर और हु इज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑफिसर ऑफ द कंपनी, हु इज ए पार्टनर और हु इज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तो ये क्या कर रहा है कि कोई ऑफिसर है, कंपनी में काम कर रहा है, उसका पार्टनर है वो, नहीं तो उसका एक कंपनी है, दो कंपनी है, एक्स लिमिटेड के एक ऑफिसर है मिस्टर ए, मिस्टर ए के अंडर एक कंपनी है, क्या मान लो वाई लिमिटेड। ये वाई लिमिटेड में हमारा पार्टनर काम करना है, आप बोला है ना नेक्स्ट पॉइंट। अगर वो इस एक्स लिमिटेड का कोई भी ऑफिसर के साथ उसका ओनरशिप है, नहीं तो उसका एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा है, उसका सोल प्रॉपर्टीशिप में एम्प्लॉय का काम कर रहा है, क्या होता है, उसका इन्फ्लुएंस इसमें होता है। आप इस इन्फ्लुएंस यूज करके उस कंपनी का जो भी रिपोर्ट्स है उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसकी वजह से इसमें वो डिस्क्वालिफिकेशन लगा दिया। अगर आपने किसी ऑफिसर और एम्प्लॉय हु इज इन एम्प्लॉयमेंट विद द कंपनी, उसके पार्टनर है या उसका एम्प्लॉय है, उसके क्या होता है, अब हम दोनों पार्टनर हैं, हम इधर अगर कोई एक्सेस कर दिया इन्फ्लुएंस, उधर भी हम एक्सेस कर सकते हैं ना इन्फ्लुएंस। इसकी वजह से वो, मतलब एग्जाम्पल तो समझ गया ना मैं, एक सेकंड में आप मान लो, सी ये पॉइंट देख ले, ये पर्सन हु इज ए पार्टनर और हु इज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, वो क्या बोल रहे हैं, पार्टनर ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय और एम्प्लॉय ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। अब कोई भी एम्प्लॉय में अपॉइंट हो रहा है एक्स लिमिटेड में, यू शुड नॉट बी ए पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय। सपोज मिस्टर ए, इसका आप पार्टनर नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। अगर है तो ये इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करेगा आपका जो भी डिसीजन है, यू आर फ्रॉम एक्स वाई जेड एंड को, ओके। इफ यू आर एक्टिंग एज एम्प्लॉय ऑफ मिस्टर ए, जब आप एक्स लिमिटेड का फाइनेंशियल ऑडिट करेगा, अगर कोई भी मतलब 100 करोड़ का फ्रॉड आया है बाहर, इन लोग आपका एम्प्लॉय है ना, आप थोड़ा बात करके इसको क्लोज करने को बोलिए, वो थोड़ा अनडिस्क्लोज रखने को बोलिए। ऐसा अगर आपको इन्फ्लुएंस डाल सकता है, क्योंकि आपका डर है कि उधर आपका एम्प्लॉयमेंट छूट जाएगा, हाँ खतरे में होगा। इसकी वजह से आप क्या, इधर का रिपोर्ट्स को मैनिपुलेट हो करेगा, इसीलिए ये डिस्क्वालिफिकेशन डाला है। और नेक्स्ट, आपका रिलेटिव्स भी कभी कभी क्या करता है, कंपनीज में शेयर खरीदता है,
कंपनी से लोन लेता है सपोज, और क्या करता है, गारंटी देता है कोई कोई। अगर आप खुद करते हैं, कुछ केसेस में डिस्क्वालिफिकेशन है, आपका रिलेटिव करता है, वही कुछ केसेस में डिस्क्वालिफिकेशन। पहले वो देखते हैं ये पर्सन हु और हिज रिलेटिव और पार्टनर, ये देखिए, ये पर्सन हु हिम ऑन इंडिविजुअल स्टेटस एंड हिज रिलेटिव्स, जो सीए की तरह ऑडिटर की तरह अपॉइंट हो रहा है, वो पर्सन और हिज रिलेटिव और पार्टनर, उसका पार्टनरशिप फॉर्म में कोई पार्टनर है वो भी, अगर इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी, और क्या क्या कवर हो रहा है, कंपनी कवर हो रहा है, इट्स सब्सिडरी कवर हो रहा है, इसका होल्डिंग कवर हो रहा है, और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी, मतलब कंपनी, इसका होल्डिंग कंपनी, इसका सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग का सब्सिडरी भी कवर हो रहा है। अगर इसका कोई कंपनी में आपका इन्वेस्टमेंट है, शेयर्स और इंटरेस्ट आपने एक्वायर किया है, देन यू आर, कितना रुपये तक लिया है, अप टू 1 लाख। अगर अप टू फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 1 लाख है, वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है। फेस वैल्यू ये इंपॉर्टेंट है, फेस वैल्यू कभी कभी क्या देता है, इश्यू, मतलब प्रीमियम के साथ इश्यू वैल्यू देता है, फेयर वैल्यू देता है, फेयर वैल्यू नहीं, फेस वैल्यू देखना है। अगर वो नॉट एक्सीडिंग 1 लाख है तो आप डिस्क्वालिफाइड नहीं है, अगर वो एक्सीडिंग 1 लाख है तो डिस्क्वालिफाइड है। अभी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इज इंडेप्टेड, आपने लोन लिया है, लोन ले सकता है क्या, हाँ, कितना तक ले सकता है, इन एक्सेस ऑफ 5 लाख, अगर 5 लाख तक ले सकता है, इन एक्सेस ऑफ 5 लाख लिया है तो यू आर डिस्क्वालिफाइड। हम होल्डिंग कंपनी से, सपोज एक लोन कंपनी है मुथूट फाइनेंस, एक XYZ मनी, उससे हम लोन लिया है, इसका सब्सिडरी का ऑडिट में जा रहा है XYZ लिमिटेड। अगर इधर के हम 10 लाख लोन लिया है, ये लोन यूज करके ये क्या कर सकते हैं आपके ऊपर, इस फिनेंशियल्स को, रिपोर्ट्स को मैनिपुलेट करने के लिए ये लोन यूज करके आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, जल्दी हमारा पैसा अभी वापस कर दीजिए, कुछ भी, कुछ आपको डिफिकल्टीज क्रिएट हो सकता है, आप इंडिपेंडेंस मेंटेन नहीं कर पाएंगे, आप बायस्ड हो जाएगा इसकी वजह से। इसकी वजह से अगर कोई लोन लिया है, वो कितना रुपए, 5 लाख के ऊपर लिया है, यू आर डिस्क्वालिफाइड। और आपने गारंटी दिया है, किसको गारंटी दिया है, और प्रोवाइडेड एनी सिक्योरिटीज, किसी एक थर्ड पार्टी, आपका फ्रेंड है मिस्टर सी, उसको क्या बोला है, उसको लोन चाहिए, बैंक मांगा है गारंटी, और XYZ कंपनी मांगा है गारंटी, आप बोला है मेरा फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है, मैं आपको गारंटी देता हूँ, XYZ लिमिटेड को आपको गारंटी दिया है। अगर आपने गारंटी दिया है, आप क्या हो गया, अगर वो पे करने नहीं किया है तो आपका ऊपर लाइबिलिटी आ गया। अगर लाइबिलिटी आ गया, उनके पास थोड़ा राइट्स है आपको बायस्ड या इंडिपेंडेंस को मेंटेन नहीं करने का कोशिश करने के लिए। इसकी वजह से अगर इंडेप्टनेस ऑफ थर्ड पर्सन, आपका इंडेप्टनेस नहीं है, ये किसी थर्ड पर्सन का आपका इंडेप्टनेस गारंटी दे रहे हैं आप, इसकी वजह से आप किसको दे रहे हैं, सब्सिडरी होल्डिंग एसोसिएट, इन एक्सेस ऑफ कितना रुपया, 1 लाख। ये तीनों लिमिट्स आप याद रखना है, सिक्योरिटीज, फेस वैल्यू 1 लाख, इंडेप्टनेस 5 लैक्स, गारंटी 1 लाख, ये तीनों आपको याद रखना है। इसकी अगर ऊपर चले गए तो यू आर डिस्क्वालिफाइड। ये इसमें क्या बिट्स आ सकता है, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसमें ध्यान से सुनना जरूरी है ये इसको। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर मैं एक होटल बिजनेस रन कर रहा हूँ, आपका आप मेरा ऑडिटर, मतलब मेरा ऑडिटर है, कभी कभी आप ट्रिप्स में आया है अरुणाचल प्रदेश में, आप मेरे होटल में स्टे किया है, आप क्या किया है, मेरा पेमेंट्स मतलब ड्यू में रखा है, पे नहीं किया है, अब उसका इंडेप्टनेस कितना हुआ है, 5 लाख के ऊपर हुआ है। अब देखिए, यू आर डिस्क्वालिफाइड और नॉट। होटल बिल्स जो है
यू आर डिस्क्वालिफाइड और नॉट? यस। दो वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स है, वो सब देखना पड़ेगा आपको। हाँ, ऐसा क्वेश्चन आएगा। हाँ, तो मतलब अगर जो 143 में कुछ डिस्क्वालिफिकेशन बोला है, अगर 143 में ये पॉइंट आपको कोट करके डी के अंडर, डी सब क्लॉज 3, इसके अंडर हमको ये डिस्क्वालिफिकेशंस बोला है, इसकी वजह से हम कंक्लूजन ये है कि ही इज नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी, नहीं तो ये डिस्क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटिंग एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ये पूरा आपका कंक्लूजन होता है। अब जितना भी मार्क्स मार्क्स के हिसाब से भी आप देखना पड़ेगा, अगर ज़्यादा मार्क्स को दिया है आपको पूरा लिखने से आपका इंप्रेशन ज़्यादा होता है, मार्क्स भी फुल मिलता है, काटने का ज़रूरत भी नहीं। वो अगर 4 मार्क को दिया है, अब पूरा लिखने की ज़रूरत होता है, जो क्लास है वो क्लास आइडेंटिफाई करके लिखने से आपको टाइम सेव होता है। पहले एक्स्ट्रा मार्क्स अपने को जो प्रोविजन मतलब आंसर टू आंसर हो गया ना, आपको मिनिमम एग्जैक्टली पूरा मार्क्स तो नहीं मिलेगा, बट अच्छा खासा मार्क्स मिलेगा। टाइम सेविंग ये आपको देखना पड़ेगा टाइम के साथ। और अभी क्या बोल रहा है कि आपने एक बिजनेस रिलेशनशिप मेंटेन किया है। बिजनेस रिलेशनशिप मतलब क्या होता है? मैं आपका ऑडिटर हूं, आपको क्या सर्विसेज दे सकता हूं? ऑडिट सर्विसेज दे सकता हूं। आपने होटल बिजनेस रन कराया, मुझे क्या दे सकता है? हाँ, अगर वो नेचुरल कोर्स ऑफ बिजनेस में है, हम कोई अलग रिलेशनशिप में नहीं है, नेचुरल कोर्स ऑफ आपका बिजनेस में आप मुझे सर्विसेज दे रहे हैं, मेरा कोर्स में मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ, वो ठीक है, वो चलेगा। अगर कोई अलग रिलेशनशिप है हमारे पास दैट कैन इन्फ्लुएंस आवर ऑडिट, देन आई एम डिस्क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटिंग एज ऑडिटर ऑफ योर कंपनी। वो देखिए, ये पर्सन और फॉर्म हु वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैज बिजनेस रिलेशनशिप, मेरे दोनों में साथ कोई रिलेशनशिप एक्चुअली नहीं होना चाहिए, बट इधर एक एक्सेप्शन दिया है। क्या दिया है? आपका और आपका होल्डिंग सब्सिडरी, सब्सिडरी ऑफ दैट होल्डिंग कंपनी, किसी के साथ मुझे कोई बिजनेस रिलेशनशिप नहीं रखना है। बट एक एक्सेप्शन क्या है? दोज सर्विसेज शुड बी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द कंपनी एट आर्म्स लेंथ प्राइस। ये इंपॉर्टेंट है। अगर वो सर्विसेज आर्म्स लेंथ प्राइस में है, तब वो सर्विसेज इसमें इंक्लूडेड, ये बिजनेस रिलेशनशिप का टर्म में इंक्लूडेड नहीं है। कोई भी ट्रांजैक्शन हम आर्म्स लेंथ प्राइस में नहीं कर रहे हैं। आर्म्स लेंथ प्राइस में मतलब अगर बाहर वाला कोई मेरा होटल एक्वायर किया, मैं 1000 रुपीज़ चार्ज करता हूँ, आप आया है इसलिए मैं 100 रुपीज़ ले रहा हूँ, ये आर्म्स लेंथ प्राइस का ट्रांजैक्शन नहीं है। अगर मैं 100 रुपीज़ ले रहा हूँ तब ये बिजनेस रिलेशनशिप में इंक्लूड हो जाएगा, तब आई एम डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम अपॉइंटिंग एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। अगर मैं 1000 रुपीज़ ही चार्ज कर रहा हूँ, जो बाहर वाले को कैसे चार्ज कर रहा हूँ आपको भी सेम चार्ज कर रहा हूँ, तब इसमें इंक्लूडेड नहीं है, वो डिस्क्वालिफिकेशन में नहीं आएगा, वो आपको देखना पड़ेगा। और जो भी प्रोफेशनल सर्विसेज विच आर परमिटेड टू बी रेंडर्ड, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट से गाइड करता है मुझे क्या क्या सर्विसेज कंपनीज को देना है। अगर उसमें कोई प्रोविजन नहीं है, जो भी प्रोविडेड परमिटेड सर्विसेज है मैं आपको दे सकता हूँ सेम एट एन आर्म्स लेंथ प्राइस। वही ये पॉइंट आपको बिजनेस रिलेशनशिप, कोई प्रोविजन को आपको एक कोड आइडेंटिफाई करना है बिजनेस रिलेशनशिप, इसमें क्या गारंटी, उसके ऊपर क्या इंडेप्टेडनेस, उसके ऊपर क्या फेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज, उसके ऊपर क्या इन एम्प्लॉयमेंट विद द ऑफिसर और एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, उसके ऊपर क्या इज इन एम्प्लॉयमेंट विद द एज एन ऑफिसर और पार्टनर ऑफ द कंपनी इज इन एम्प्लॉयमेंट विद द कंपनी, उसके ऊपर क्या बॉडी कॉर्पोरेट एक्सेप्ट एलएलपी। अगर ये सारा प्रोविजन से एक एक वर्ड से आप आइडेंटिफाई रखने से आपको लास्ट में रिवीजन में आसान हो जाएगा। नेक्स्ट, हाँ, अगर मेरा रिलेटिव उधर डायरेक्टर की तरह काम कर रहा है उस कंपनी में, क्या होगा? मेरा रिलेटिव उधर डायरेक्टर की तरह काम कर रहा है, सेम माई ब्रदर इज वर्किंग देयर, ही विल आस्क मी टू अनडिस्क्लोज द फ्रॉड्स और कुछ प्रॉफिट कम कीजिए, हम टैक्स नहीं पे करेगा, ये ऐसा कुछ। कोई भी डायरेक्टर होगा, की मैनेजर पर्सन होगा, हु इज ए रिलेटिव, ए पर्सन हुज रिलेटिव इज डायरेक्टर और इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एज director or key managerial person who is in highest position of the company, that he can influence your audit working. हाँ, he is an ordinary employee that which he could not access influence, okay, then he cannot influence you,
because he will not get any benefit if the company, for suppose some X Limited का worker है, okay, your brother is a worker at X Limited, he will not have anything to do with financials except अगर जो भी हाई पोजीशन में है उसके पास कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है सारा फ्रॉड्स या कुछ है वो ठीक रखने के लिए, इन लोग का पावर भी होता है, फ्रॉड करने का पावर होता है, इसके पास कोई फ्रॉड मतलब समझिए इसके पास कोई ऊपर बड़ा फ्रॉड करने का पावर नहीं होता है, अगर फ्रॉड भी किया होगा छोटा छोटा किया हो सकता है, वो इंटरनल ऑडिट इसमें पूरा मतलब मिल जाता है, इतना सारा इंटरनल ऑडिट होता है, कभी कभी रूटीन चेक्स, ये सारा कंपनी के तरह मतलब पूरा कंट्रोल्स है, तो ये छोटा छोटा नीचे वाला मिल जाता है, ऊपर वाला फ्रॉड्स होता है ना मैनिपुलेटिंग फाइनेंशियल्स, वो किसी के पास नहीं होता है। इन लोग ये पावर यूज़ करके जो डायरेक्टर है की मैनेजर पर्सन है उसका गलती छुपाने के लिए या फाइनेंशियल्स मतलब अच्छे से दिखाने के लिए वो कोई भी फ्रॉड्स कर सकते हैं ऊपर से, इसका कोई ज़रूरत होता है जो भी वर्कर है जो बिलो लेवल का है, इसकी वजह से मेरे हिसाब से इसको उतना लेवल तक रखा है। जो भी ऑडिटर का डीलिंग होता है वो वर्कर बोलने से नहीं मानता है, वो ब्रदर हो शायद मतलब उसका ज़रूरत नहीं होता है दोनों उनके। हाँ हाँ, आपका रिलेटिव इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में होना चाहिए जब यू आर डिस्क्वालिफाइड, इसलिए वो जो भी डायरेक्टर बोला है, डायरेक्टर मीन्स हु इज द टॉप ऑफ द कंपनी, की मैनेजरल पर्सन हु इज मैनेजिंग ऑल द की एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी, सीएफओ सीईओ कंपनी सेक्रेटरी, अगर उस तरह पोजीशन में है, इधर भी बोला है इज ए डायरेक्टर और इज एन एम्प्लॉय मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी कवर किया है, सो इन दिस केसेस दे आर एन इन्फ्लुएंशियल पोजीशन एंड दे आर रेडी टू प्रोवाइड योर सैलरी मतलब ऑडिट फीस। अगर वो आपके साथ कोई मर्जिंग हुआ है, प्रॉफिट में शेयर होगा, कुछ भी हो सकता है, इसकी वजह से ये पूरा मतलब अगर अगर कोई रिलेटिव आपके पास है, आपको क्या होता है कोई थ्रेट्स आता है फेमिलियरिटी थ्रेट, वो थ्रेट्स ख़त्म करने के लिए यही बोला है। उसके पास इतना मतलब जो भी नीचे लेवल का है उसके पास इतना पावर नहीं होता है आपके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करने के लिए, बट जो भी ऊपर है उसके पास होता है। कोई बेनिफिट अगर ये आपको कोई बेनिफिट देना है नीचे वाले नहीं दे सकता है, जो भी आपका ब्रदर नीचे है तो वो कितना देगा, बट ऊपर वाला कुछ तो कुछ फ्रॉड में शेयर दे सकता है, कुछ भी आपके साथ इन्फ्लुएंस कर सकता है इसकी वजह से। नेक्स्ट, हाँ ये बोला है यू आर इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, यू आर ए पर्सन और you are a partner of a firm which is being appointed as a company, you are full time employment elsewhere, you are doing full time employment there, then you cannot be appointed as, हाँ if you are doing full time employment, अभी आपने क्वेश्चन पूछा है मैं किसी और कंपनी में काम कर रहा हूँ, अगर आप फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं जस्ट कंसल्टेंट की तरह काम करें तब अपॉइंट कर सकते हैं, बट इफ यू आर employed as full time employee then you cannot be employed as of that company, then firm holding appointment as auditor if such person are and the date of registration is for auditor more than 20 companies। और एक पॉइंट क्या है, यू आर अगर आपके पास एक लिमिट है, ये जी सेक्शन में 141 सॉरी 140 इसके सेक्शन के अंडर जी प्रोविजन के अंडर 20 कंपनीज लिमिट बोला है, इसका एनालिसिस होगा बाद में मतलब क्या क्या कंपनीज इंक्लूड होता है, प्राइवेट कंपनी को कितना लिमिट दिया है वो सारा इंक्लूड होता है, मैं अभी बोल देता हूँ नहीं तो एक सेकेंड। 143(3)G का डिटेल ये इधर देखिए, सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट्स 141 सबसेक्शन 3G, इसमें क्या बोला है, जो पर्सन हु इज अपॉइंटिंग एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी is in full-time employment elsewhere or is holding appointment as auditor more than 20 companies, अगर लिमिट दिया है आप 20 कंपनीज तक ऑडिटर की तरह एक्ट कर सकते हैं, आप कोई कंपनी में फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं एक्ट कर सकते। अगर आप फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हैं, आपके पास लिमिट 20 कंपनीज का लिमिट खत्म हुआ है, तब आप नया एक कंपनी को ऑडिटर की तरह अपॉइंट नहीं कर सकते। मान लो मैं एग्जांपल बोल देता हूँ, मिस्टर एक्स है, वो क्या कर रहा है, XYZ लिमिटेड है, उसमें एम्प्लॉय की तरह फुल टाइम एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा है, ही इज एक्टिंग एज CFO ऑफ दैट कंपनी।
अभी आप ABC लिमिटेड को ऑडिटर की तरह अपॉइंट होने का ऑप्शन आया है इसके पास, वो कर सकता है क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी ही इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, देन ही अट्रैक्ट्स डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 141 सबसेक्शन 3G। इस सेक्शन के अंडर ही इज ऑलरेडी इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। इफ ही इज ऑलरेडी इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, क्या होता है अगर ये फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में उधर काम कर रहा है, रात में काम करना पड़ेगा, रात में काम करना पड़ेगा तो क्वालिटी ऑफ द वर्क नहीं मिला उसको, क्वालिटी नहीं करेगा, क्वालिटी नहीं रहेगा, इसलिए उनको डिस्क्वालीफाई किया है। अगर क्वालिटी इंश्योर करना है तो वो अगर उधर काम कर रहा है तो इधर टाइम नहीं दे पाएगा वो, इसलिए क्वालिटी इंश्योर कोई और बंदा को बुला के काम करने को देगा, मैं आपको बुला के काम करने को देगा, यू आर नॉट क्वालिफाइड ऑफ डूइंग योर जॉब, इफ आई गिव यू वर्क द वर्क विल बी विदाउट क्वालिटी। सो इसलिए क्वालिटी इंश्योर करने के लिए ये प्रोविजन डाला हुआ है। और इसमें क्या होता है, अगर 20 कंपनीज भी लिमिट क्यों दिया है क्वालिटी इंश्योर करने के लिए, आप यू आर इन प्रैक्टिस बट यू आर डूइंग ऑडिट ऑफ 100 कंपनीज, हाउ कैन यू लुक आफ्टर 100 कंपनीज ऑडिट? सो ये एक लिमिट रखना चाहिए। सो ये क्वालिफाइड पर्सन उन लोग कुछ एनालिसिस करके ये 20 कंपनीज इसलिए रखा है कि क्वालिटी इंश्योर करने के लिए 20 कंपनीज इज मैनेजेबल फॉर एन ऑडिटर टू टेक केयर, इसकी वजह से ये 20 कंपनीज का लिमिट रखा है। अगर 20 के ऊपर आपका अपॉइंटमेंट जा रहा है then you will attract disqualification. So the same point, if such person or partners is at the date of such appointment is holding appointing as auditor of, already he has been appointed as auditor for 20 companies, now if he wants to hold one more appointment he cannot do that, but इसके लिए कुछ conditions दिया है 20 companies में, कुछ included नहीं है। वो क्या है, क्या क्या companies इसमें included नहीं है? See, उसमें इंक्लूडेड नहीं है क्या? 1% कंपनी इंक्लूडेड नहीं है, स्मॉल कंपनी इंक्लूडेड नहीं है, डॉर्मेंट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल अप टू 100 करोड़। सो अगर मैं एग्जांपल बोल देता हूँ, आपके लास्ट पेज में एक क्वेश्चन है, एक पर्सन है उसके पास सपोज 17 कंपनीज के पास उसके अपॉइंटमेंट है, ओके, ओनली इंडिविजुअल है, मान लो मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, उसके पास 5 प्राइवेट कंपनीज आया है, उसमें 4 का पेड अप शेयर कैपिटल है 105 CR। अब कितने के ऑडिटर के तरह अपॉइंट कर सकते हो? कितने के ऑडिटर की तरह अपॉइंट कर सकते हो? 105 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल, हाँ, ईच कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल है 105 करोड़, देन 100 करोड़ का लिमिट है वो क्रॉस हो रहा है, जब उसका मैक्सिमम लिमिट है 20, ऑलरेडी 17 में ऑडिटर है, उसका कितना है 3 अवेलेबल है, बट ही कैन एक्ट एज ऑडिटर फॉर, लिमिट में कितना ले सकते हैं? 3 ही ले सकते हैं, 4 में से 3 ले सकता है, बट इधर एक कंपनी है जो 20 कंपनीज के लिमिट में नहीं आता है, उसको भी ये ऑडिटर की तरह एक्ट कर सकते हैं। सो 3 + 1 4 के लिए वो ऑडिटर की तरह एक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सीलिंग लिमिट 20 इस कंपनी जो एक कंपनी है उसका नीचे लिमिट है, उसका अप्लीकेबल नहीं होता है। वो ही बोला है ना, जो सीलिंग लिमिट में कोई कंपनीज नहीं आते, 1% नहीं आते, डॉर्मेंट नहीं आते, स्मॉल नहीं आता है, प्राइवेट लिमिटेड नहीं आते, लेस देन 1 करोड़। सो इसके लिए क्या है कि वो ओके इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उतना प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी है बट उतना नहीं है कि हम लिमिट करना है इसको। इसकी वजह से जो कैटरिंग नीड होता है ना, हम अवेलेबिलिटी में कम है, जिस अगर इतना कंपनीज को हम अगर कवर करना है तो आपका अवेलेबिलिटी इसके अंदर कवर किया, सीलिंग रखा है तो नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से शायद ये 1% डॉर्मेंट को छोड़ दिया है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लेस देन 100 करोड़। ये 3 पॉइंट आप रखना है, क्या क्या कंपनीज को एक्सक्लूड किया है? 1%, डॉर्मेंट, स्मॉल, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लेस देन 100 करोड़, इसको एक्सक्लूड किया है। अभी अगर ये एग्जांपल देखिए, एवरी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट विल गिव मैक्सिमम ऑफ 20 कंपनीज, ये पॉइंट आपको ऊपर पढ़ने से। अगर पार्टनरशिप फॉर्म में आए तो 3 पार्टनर्स है, 3 को 20 कंपनीज आएगा, 3 × 20 60 कंपनीज। ये हर एक इंडिविजुअल पार्टनर को 20 कंपनीज का लिमिट बढ़ता है, मतलब फॉर्म का लिमिट क्या होता है? 60 कंपनीज होता है, जब नंबर ऑफ पार्टनर्स इंटू 20 उतना लिमिट होता है। वाई, हाँ, ईच पार्टनर 20। While computing the ceiling in case of partnership firm, a partner in full-time employment elsewhere should not be taken.
क्यों? हीज लिमिट विल बिकम 0। अगर कोई पार्टनर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर है, उसका लिमिट क्या होता है? 0। हिज सीलिंग लिमिट विल बी 0। अगर वो क्या कर सकते हैं, इसके लिए शायद अपॉइंट नहीं कर सकते, इसका अपॉइंटमेंट लिमिट इज 0, यू कैनॉट काउंट। अगर मान लो ए बी सी एक पार्टनर्स है, सी इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, ही हैज एक्टिंग एज एन एम्प्लॉय ऑफ एक्स लिमिटेड, देन हीज लिमिट विल नॉट बी कंसिडर्ड, दिस टू 20 20 40 होगा। ये आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट, if any chartered accountant is a partner in the number of audit firms, then all the firms will be entitled to 20 companies. मान लो मैं 2 पार्टनरशिप फॉर्म्स में XYZ ABC 2 पार्टनरशिप फॉर्म्स है, इसमें भी मैं पार्टनर हूँ, इसमें भी मैं पार्टनर हूँ, मेरा लिमिट तो 20 कंपनीज है। अगर इन दोनों का लिमिट मेरा देखना है तो दोनों मिला के इधर का अपॉइंटमेंट जो भी है इस पार्टनरशिप में अंडर में होल्ड कर रहा हूँ, उसमें मैक्सिमम क्या होता है, ए प्लस ए इधर 20 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर मान लो मैं एग्जांपल बोल देता हूँ, इधर हम 19 कंपनीज होल्ड कर रहे हैं अपॉइंटमेंट, इधर कितना कंपनीज होल्ड कर सकता हूँ? 1 कंपनी, वही। सो मैक्सिमम सीलिंग दोनों पार्टनरशिप में 20 क्रॉस नहीं होना चाहिए। हाँ, इंडिविजुअल को देख के सही है, एग्जैक्टली। While calculating the above ceiling limit, joint audit will be taken as 1 unit. Moreover, if auditor is appointed as, अगर मान लो joint order के तरह अपॉइंट कर रहा है, एग्जाम्पल इसका देखिए, ये एक जॉइंट ऑडिटर ये दोनों कर रहा है XYZ ABC, इसमें अपॉइंटमेंट मतलब LMN कंपनी लिमिटेड इसको ऑडिट कर रहा है। अगर ये दोनों जॉइंट ऑडिटर्स ही कर रहा है, इसको एक ही यूनिट कंसिडर करेगा, 2 यूनिट कंसिडर करेगा? जॉइंट ऑडिटर मतलब 2 ऑडिटर्स एक ही कंपनी का ऑडिट कर रहा है, एक ऑडिट की तरह कंसिडर करना पड़ेगा। ये आपको विल बी टेकन एज 1 यूनिट। मोरओवर इफ एन ऑडिटर इज अपॉइंटेड टू द ऑडिट इवन एज ए पार्ट ऑफ द कंपनी अकाउंट्स, मतलब वो कुछ भी पार्ट ऑफ द ऑडिट करने के लिए अपॉइंट हुआ है, इट विल बी टेकन एज 1 यूनिट। आप वो समझ सकते हैं, मतलब मैं कंपनी का पूरा ऑडिट नहीं कर रहा हूँ, इस मतलब मैं 0.5 0.25 ऐसा पोर्शंस कंसिडर नहीं होता है, ये सिंगल यूनिट की तरह कंसिडर होता है। ये आपको ये देखना पड़ेगा, वो भी मतलब वो समझ गए ना आप। अगर जॉइंट ऑडिट में प्रोपोर्शनल कंसिडरेशन नहीं है, 0.1 0.2 ऐसा नहीं है, पूरा 1 काउंट होगा। अगर यू आर अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ एनी कंपनी, बिग कंपनी, देन even you are doing a portion of audit, it will be considered as 1 unit, it will include in your ceiling limit. Then every auditor as individual or partner can accept maximum of 60 companies, because ऊपर का एग्जाम्पल इस 60 ले लिया इसलिए। नहीं सॉरी, इसका टैक्स ऑडिट असाइनमेंट, ये टैक्स ऑडिट का है। टैक्स ऑडिट कंपनी एक्ट में एक ऑडिटर को कितना दिया है? 60, मतलब एक इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फॉर्म, एवरी ऑडिटर एज इंडिविजुअल और एज पार्टनर ऑफ द कैन इंडिविजुअल 60। अगर 3 पार्टनर है तो उसका लिमिट क्या होगा? 180। हाँ, ये टैक्स ऑडिट का लिमिट है, ये अब भूल नहीं सकता है। टैक्स ऑडिट कितना लिमिट है? 60 पर पार्टनर ऑफ द फर्म और इंडिविजुअल। वो क्या है? कंपनी से एक्ट के मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिटर का कंपनी ऑडिट करने के लिए 20। उसमें क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है? 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट। ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, मतलब इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं इसलिए। 141 डिस्क्वालिफिकेशन का सेक्शन क्या है? 141 सबसेक्शन 3। और क्या? यू आर कन्विक्टेड बाय एन कोर्ट ऑफ ऑफेंस। इफ यू आर कन्विक्टेड बाय एन कोर्ट ऑफ ऑफेंस क्या होता है? एंड ए पीरियड ऑफ 10 years हैज बीन नॉट elapsed. If you are convicted by court and after conviction has been, मतलब conviction period जो भी है वो खत्म हो गया, मतलब आप you are sentenced for imprisonment of something and after that a period of 10 years has not been allowed, मतलब वो conviction के बाद जो भी आपका conviction period हो गया उसके बाद जो भी एक 10 years का time limit तक you are disqualified for appointing as an auditor of the company. If you are convicted by court of any offense,
involving fraud. Already you have been convicted by the court as fraud. How can a other persons, how can they believe if your conduct is not good? इसलिए वो 10 साल तक आपको punishment दिया है कि you are not eligible for appointment for next 10 years. A period of 10 years gap should be maintained. जब आप convicted by court है, उसके बाद 10 years तक you are not eligible for appointing as an auditor of the company. इसलिए क्या है, ये punishment है उसको. You are committed a fraud and you cannot, ये हम नहीं कर सकते. मतलब इसका मतलब क्या है कि if he is mindset of committing fraud, he cannot be do good to any investor or financial statements who is believing those. He might have, उसको fraud को छुपाने के लिए कुछ भी करेगा. इसलिए और there are some services specified in section 144 of the company sector. हम next वही देखता है. कुछ सर्विसेज बोला है, आप अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो यू कैनॉट ऑडिट द कंपनी, यू कैनॉट एक्ट एज ऑडिटर ऑफ दैट कंपनी. व्हाट आर दोज सर्विसेज? यू आर ओनली प्रिपेयरिंग द बुक्स ऑफ दैट कंपनी. कैन यू ऑडिट योर सेल्फ? वही बोला है. यू आर प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज. जो ही भी इधर में जो भी कवर हो गया ना, वो कहीं ना कहीं सर्विस अब ऑडिट करेगा बाद में, अगर ऑडिटर की तरह अपॉइंट किया है तो. इसकी वजह से आपको ये सर्विसेज अगर कर रहा है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटिंग एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी. यू आर प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग सर्विसेज फॉर XYZ कंपनी लिमिटेड. इफ यू आर प्रोवाइडिंग, यू कैनॉट ऑडिट योर सेल्फ. बट what happens if you are doing for holding and subsidiary? Those will become also your consolidated financials at the end. So if you are providing there, ultimately it will come to your books. हाँ, इसकी वजह से क्या होता है, ये डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट होता है. इफ यू आर प्रोवाइडिंग बुक कीपिंग और अकाउंटिंग सर्विसेज, यू कैन नॉट एक्ट. इफ यू आर प्रोवाइडिंग इंटरनल ऑडिट, यू आर चेकिंग इंटरनल कंट्रोल्स. व्हाट हैपेंस व्हाइल यू डिटरमाइन ऑडिट प्रोसीजर्स? Already I have verified internal controls. You will not do independent examination. You will use those. I have done the work. You will use that. So इसकी वजह से डबल चेक नहीं होता है. इंटरनल कंट्रोल्स वो चेक किया है, मैं चेक नहीं करता हूँ. मतलब अगर 2% है तो मैं थोड़ा मेरा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सेस कर देता हूँ. अभी मैं ही सेम हूँ, मेरे पास एक सेल्फ रिव्यू थ्रेट का ये आता है. इसकी वजह से अगर आप इंटरनल ऑडिट कर रहा है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर डूइंग stat audit for that company. You have designed and implemented financial information system. If you have designed, मैं ही उस financial system को डिज़ाइन किया हूँ, जो भी कंट्रोल्स है मैं ही रखा हूँ एक कंसल्टेंट की तरह एक्ट करके. जब मैं रिव्यू करता हूँ मुझे क्या आता है, वो कंट्रोल्स ठीक ही लगेगा मुझे. जो भी इंफॉर्मेशन पास होगा, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैंने किया है वो सारा कंट्रोल्स डिज़ाइन. जो भी कोई भी गलती नहीं होगा उसमें. मैं जो भी सैम्पलिंग करेगा विदाउट रिस्क असेसमेंट आई विल डू दैट. सो इसकी वजह से ये सारा कंट्रोल, मतलब इफ़ यू आर डिजाइनिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, देन यू विल नॉट, मतलब यू विल इन ए बिलीव दैट द फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम इज गुड. एक्चुरियल सर्विसेज, ये क्या होता है? आपने इंश्योरेंस एक्चुरियल वैल्यूएशन किया है. जो वैल्यूएशन क्या होता है, एक लाइबिलिटी प्रोविजन को आपने कैलकुलेट किया है. बाद में जब आपने अकाउंट्स ऑडिट करते जाएगा, इसको आप वेरीफाई करेगा क्या? नहीं करेगा. क्यों? खुद ही किया है. इसकी वजह से ये मना किया है, रिव्यू नहीं होगा. सॉरी, एक्चुरियल. इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, ये क्या होता है? नॉर्मली मैंने एक XYZ लिमिटेड में इन्वेस्ट करने को बोला है, उसमें कोई लॉस या ज़्यादा प्रॉफिट्स हो रहा है मान लो, उसको छुपाने के लिए मैं कुछ तो कुछ किया हूँ. ये मुझे पता है, ये लॉस को छुपाने के लिए, प्रॉफिट कंपनी प्रॉफिट में दिखने के लिए मैं कुछ तो कुछ किया हूँ. अभी क्या होगा अगर ऐसे सर्विसेज किया कर रहा है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, मैं उसको ऑडिट नहीं करता हूँ वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि मैं खुद ही किया हूँ उसको. जो भी है वो इन्वेस्टमेंट्स है, वो वैल्यूएशंस जो भी है वो ठीक से मतलब फंक्शन कर रहा है, मतलब वो ठीक से डिस्क्लोज्ड है फाइनेंशियल्स में. इसकी वजह से मैं क्या करता हूँ, जो भी जब भी ऑडिट करेगा इस एरिया को मैं मेरा रिपोर्ट्स में हटा देता हूँ, क्योंकि मैं खुद किया हूँ. जो भी है उसमें ठीक ही है, उसमें गलती कुछ नहीं है. एक इंडिपेंडेंट भी पर्सन था, मैं काम नहीं करूँगा क्योंकि आई एम द पर्सन हु हैज़ डन दैट वर्क. इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, इसमें भी आपको रिलेटेड पार्टी का ये आता है. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स्ड फाइनेंशियल सर्विस, मतलब वही है,
कोई फाइनेंशियल का कुछ भी काम कर रहा है जो एक रिलेशन मेंटेन कर रहा है उसके साथ, मैनेजमेंट सर्विसेज, मैं उस कंपनी को कुछ मैनेजमेंट का ये काम देख रहा हूँ, कैसे एम्प्लॉयमेंट को इश्यू करना है, आई कैन नॉट चेक ऑन मी, इसकी वजह से ये सारा लिमिटेशंस आए। एनी अदर काइंड ऑफ सर्विसेज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, you are acting as a management of the company, whether you will act as check on yourself, जो भी मैनेजमेंट डिसीजंस लिया है, जो भी बोर्ड अप्रूवल्स किया है, you will not verify all those whether the decisions are in line with financial interest of the company। उसमें कुछ फ्रॉड छुपाने का है, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, इसकी वजह से सारा काम ये आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि इसमें भी एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। जे सर्विसेज यू नीड टू मेमोराइज, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मतलब अभी तक जो भी डिस्कस किया है वो इंपॉर्टेंट है। बिट्स आ सकता है, कोई आइडेंटिफिकेशन आ सकता है, क्या क्या सर्विसेज 144 में हम नहीं दे सकते एज एन ऑडिटर, अगर पूछा है तो। इसमें दोनों ऑप्शंस, 2-3 ऑप्शंस रहेगा, एक ऑप्शन अलग से देगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एक्चुअरियल, इंटरनल ऑडिट, बुक कीपिंग सर्विसेज, एक अलग से कुछ इंडिपेंडेंट सर्विसेज देगा, हम एक्टिंग एज ए कंसल्टेंट। if you are acting as a agar if you are acted as a consultant for providing actuarial services, what happens, you will not review them। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ये अभी नहीं, आपको जब अगर ऑडिटर के किसी ने एक्ट कर रहा है, अगर इंटरनल कंट्रोल्स वेरीफाई कर रहे हैं, अगर इंटरनल कंट्रोल में आप एक कॉम्प्लायंस ऑफ सेक्शन 144 आपने चेक किया है, कोई ऐसा कर रहा है क्या, अब जो भी सर्विसेज दे रहा है वो ऑडिटर की तरह एक्ट कर रहा है, यू कैन आइडेंटिफाई दैट नॉन कॉम्प्लायंस विद कंपनीज एक्ट प्रोविजंस, ये इसलिए याद रखना है आपको। अभी अपॉइंटमेंट सेक्शन 139 अभी अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर क्या होता है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर क्या होता है। ऑडिटर के अपॉइंटमेंट आपने पढ़ा होगा लॉ में, ऑडिटर के अपॉइंटमेंट कब होता है, एजीएम में होता है, एजीएम में जनरल बिजनेस, स्पेशल बिजनेस होता है। जनरल बिजनेस में 4 होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अप्रूवमेंट ऑफ फाइनेंशियल्स, 4 आइटम्स होता है, उसमें ऑडिटर का एक है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, एजीएम में अपॉइंट होता है। बट जब फर्स्ट टाइम कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है, कोई भी उसका ईयर, फाइनेंशियल ईयर जो भी डिटरमाइन किया है, सपोज दिसंबर नहीं, सितंबर में कंपनी खोला है, इनकॉर्पोरेट किया है, अगर 9 मंथ्स है तो उसको ऑडिट करना पड़ेगा। सपोज हाँ अप्रैल मार्च जुलाई में खुला है, 9 मंथ्स के ऊपर है, मान लो थोड़ा आगे देता हूँ, जून में खुला है, एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की है जून में, जो भी पीरियड है मार्च तक, उसमें एक ऑडिट करना है। कौन करेगा ऑडिट, एजीएम तो नेक्स्ट ईयर होगा सितंबर में, फर्स्ट एजीएम। सो इसकी वजह से अभी जो भी फर्स्ट ऑडिटर के अपॉइंट करना है वो बोर्ड ही करना है, बोर्ड के पास, मतलब बोर्ड ऑलरेडी कंस्टिट्यूटेड है, बोर्ड के पास ही पावर होगा इसको ऑडिटर को अपॉइंट करके रेम्यूनरेशन को डिफाइन करना है। जो भी फर्स्ट ऑडिटर है उसका पीरियड कब तक रहेगा, नेक्स्ट मतलब फर्स्ट एजीएम तक रहेगा, फर्स्ट एजीएम एंड तक रहेगा। फर्स्ट एजीएम का क्या होगा, सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट होगा, जिसका पास पावर होता है वो 5 साल तक काम कर सकता है, अगर कोई सब ठीक चला है तो 5 साल तक कर सकता है, वो सब हम देख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट अदर देन गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है, 51% गवर्नमेंट के पास है, मोर देन 51% शेयर होल्डिंग है वो गवर्नमेंट, मान लो जस्ट फॉर एग्जाम, मतलब सिंपल प्रोविजन, अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो उसके पास गवर्नमेंट मतलब C&AG आता है, पहले पावर जाता है C&AG के पास, C&AG नहीं किया है अपॉइंटमेंट जब आता है बोर्ड के पास, बोर्ड भी नहीं किया है जब आता है शेयर होल्डर के साथ, ये सीक्वेंस है। नॉर्मल कंपनी में पहले बोर्ड के पास जाता है,
बाद में आता है शेयर होल्डर्स। इधर एक लेवल ऊपर जाता है, C&AG आता है पहले, अगर वो नहीं किया है तो बोर्ड के पास आता है, बोर्ड नहीं किया है तो शेयर होल्डर्स आता है। ये सीक्वेंस याद रखिए। कितना कितना पीरियड टाइम मिलता है वो हम बाद में देखता है। सो इधर फर्स्ट ऑडिटर को लिमिट बोर्ड बोर्ड तक रहता है, इधर बोर्ड मतलब C&AG नेक्स्ट बोर्ड। हाँ अभी देखते हैं। फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, कितना टाइम पहले, अपॉइंटेड बाय द बोर्ड विद इन 30 डेज, ये अंडरलाइन कीजिए। पहले बोर्ड को टाइम दिया है 30 डेज तक। अगर 30 डेज उन लोग क्या करना है, इनकेस बोर्ड हैज फेल्ड, अभी नेक्स्ट किसके पास ऑप्शन आता है, बोर्ड फेल किया है, 30 डेज जो करना है वो नहीं किया है, अब मेंबर शेयर होल्डर्स के पास आता है। शेयर होल्डर्स ही खुद EGM कंडक्ट करना है, AGM तो नहीं कंडक्ट कर पाएगा क्योंकि EGM तो ईयरली वंस ही कंडक्ट करेगा इन लोग। सो इसकी वजह से बोर्ड अगर वो विद इन 30 डेज में नहीं किया है, हु शैल अपॉइंट द ऑडिटर विद इन नेक्स्ट 90 डेज, 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। ये भी इंपॉर्टेंट है, 30 डेज कब से, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 30 डेज बोर्ड को टाइम दिया है ऑडिटर के अपॉइंट करने, वो नहीं किया है। नेक्स्ट एंड ऑफ 30 डेज से 90 डेज शेयर होल्डर को दिया है EGM कंडक्ट करके अपॉइंट करने के लिए। नेक्स्ट द ऑडिटर सो अपॉइंटेड विल होल्ड ऑफिस टिल कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM, कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM तक वो उस पीरियड का फाइनेंशियल ऑडिट करेगा। नेक्स्ट हाँ हो सकता है, हो सकता है वो अगर अच्छा लगा है तो उन लोग कंटिन्यू कर सकते हैं जिस हिसाब से। वो कौन करते हैं, शेयर होल्डर्स करते हैं बाद में। अब मान लो बोर्ड अपॉइंट किया टेम्परेरीली, मतलब जो फर्स्ट ईयर के लिए अपॉइंट किया है, बाद में AGM में क्या होगा, वो शेयर होल्डर्स है वो उसको सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट देगा। जब सब्सिक्वेंट ऑडिटर फर्स्ट ऑडिटर को जिस जो पीरियड है वो काउंट नहीं होगा, वो फ्रेश 5 ईयर्स मिलेगा उसको, फ्रेश 5 ईयर्स तक उसका पहले अपॉइंटमेंट होगा वो 5 ईयर्स मिलेगा। हाँ फर्स्ट ऑडिटर को एक्यूमुलेटेडली उसको 6 साल मिल रहा है अगर देखा जाए तो, नॉर्मली 5 साल है ना, बट फर्स्ट ऑडिटर का पीरियड जो है वो काउंट नहीं होगा। हाँ वो रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का लिमिट्स है। अभी जो 100 करोड़ से एक प्राइवेट लिमिटेड का जो देखा है ना, ऐसे कुछ लिमिट्स बोला है, उस हिसाब से उन लोग चेंज करता है। हाँ उन लोग क्या होता है, रोटेशन इसलिए है कि बड़ा वैल्यू कंपनीज को अगर रोटेशन नहीं किया तो जो भी, अगर एक बार फेमिलियरिटी हो गया, मैं आपका फ्रॉड्स को एक बार छुपा लिया, वो ऐसे कंटिन्यू करके फाइनेंशियल मैनिपुलेट करके बड़ा फ्रॉड हो जाएगा। एक दिन अगर चेंज नहीं किया है तो ऐसे मैनिपुलेशन चलता रहेगा। ऐसे अगर कोई नया ऑडिटर आ गया, वो फ्रेशली चेक करना शुरू करेगा उसको ओपनिंग बैलेंस करेक्ट है या नहीं, जब बाद में स्टार्ट करेगा। इसकी वजह से रोटेशन मैंडेटरी किया गया। क्यों, जो भी फ्रॉड्स जो डिटेक्ट नहीं किया है, नहीं तो छुपा के अनडिस्क्लोज्ड रखा है, ऑडिटर इटसेल्फ कोलाइडेड विद द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, अगर कुछ किया है फ्रॉड, वो बाहर आने के लिए रोटेशन मैंडेटरी किया है। वो फर्स्ट प्रोविजन सेक्शन 139(6), ये याद रखना थोड़ा। अपॉइंटमेंट इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी पहले पावर किसके पास जाता है, C&AG। सो डेट ऑफ within 60 days from the date of registration of the company, DOR से 60 days C&AG के पास पावर है। अगर वो अपॉइंट नहीं किया है, if he has not appointed, either not appointed, then it will go to board next 30 days, 60 days के एंड से नेक्स्ट 30 days में जाता है। मान लो बोर्ड हैज आल्सो फेल्ड टू अपॉइंट, देन शेयर होल्डर्स के पास कितना टाइम लगेगा, 60 डेज। 60 डेज ये है। ओके, सो ये टाइमलाइन है। फर्दर इन केस ऑफ फेलियर ऑफ सच ऑडिटर विद इन नेक्स्ट 30 डेज, मतलब बोर्ड के पास नेक्स्ट 30 डेज तक टाइम है। बदल ये फेल टू इन्फॉर्म, इट शैल इन्फॉर्म द मेंबर्स हु शैल अपॉइंट द ऑडिटर विद इन 60 डेज। सो 60 30 60 इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, 30 90 इन केस ऑफ
अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। ये फर्स्ट ऑडिटर के लिए है। नॉर्मल जो भी ऑडिटर है वो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग कंक्लूजन तक, गवर्नमेंट कंपनी है विच इज नॉट लेस देन पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टली बाय, जो गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन है 50% इधर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, 51% इधर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इधर बाय स्टेट गवर्नमेंट और इन कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कॉम्बिनेशन में अगर 51% ऊपर उसके शेयर होल्डिंग है तो वो कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है। और सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट क्या होता है? सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट नॉर्मली फर्स्ट एजीएम में सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करना है। शेयर होल्डर बोर्ड प्रपोज करेगा कौन सा शेयर मतलब ऑडिटर का अपॉइंट करना है। शेयर होल्डर्स के पास डिटेल्स जाएगा, ये एक्सवाइजेड फॉर्म है, इतना इतना इसका एक्सपीरियंस है, ये कैपेबल ऑफ ऑडिटिंग और कंपनी, इसके एरियाज में बहुत सारा कंपनीज किया है, ये सारा डिटेल्स उन लोग को देते हैं। उन लोग देख के 2-3 ऑप्शंस देगा, उन लोग के एक को राइटिफाई मतलब एक को ऑलमोस्ट फाइनलाइज करके उनके पास रखेगा, वोटिंग में देगा। अगर वो अपॉइंट हो, हाँ 139 सबसेक्शन 1 वो है, 139 सबसेक्शन 6 एंड 7 ये आप याद रखना। 6 एंड 7 अदर देन गवर्नमेंट कंपनी फर्स्ट ऑडिटर प्रोविजन, ये 139(1) अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। जो भी अपॉइंट होगा उसको 6th एजीएम मतलब फर्स्ट एजीएम जो है उसका कंक्लूजन में अपॉइंट होगा। वो कितना तक? 6th एजीएम, कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम। फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट होगा, 6th एजीएम कंक्लूजन तक। 6th एजीएम में नए ऑडिटर अपॉइंट हो सकते हैं, वो ऑडिटर कंटिन्यू कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोटेशन प्रोविजन। अगर वो छोटा कंपनी है तो फिनेंशियल इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होगा जो भी है, इसकी वजह से कुछ कंपनीज को छोड़ दिया है रोटेशन में। अगर वो कंटिन्यू कर सकते हैं, 6th एजीएम तक पीरियड है 5 साल। हाँ मतलब फर्स्ट एजीएम है, सेकंड एजीएम, थर्ड एजीएम, फोर्थ एजीएम, फिफ्थ, 6th एजीएम, 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर 5 हो गया। 6th एजीएम कंक्लूजन तो वो छोड़ देगा उसको पोजीशन, नया ऑडिट रहेगा डिपेंडिंग ऑन वही। सो बिफोर सच अपॉइंटमेंट इज ऑडिटर के क्या लेना है? एक रिटर्न कंसेंट देना है, ही इज इंटरेस्टेड टू एक्ट एज एन ऑडिटर। पहले वो इंटरेस्टेड है, और एक भी मानना है इसके पास कोई डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। आपको पता होगा कोई डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो रहा है या नहीं, आपको पता होगा, मुझे क्या कैसे पता होगा? आपका रिलेटिव काम कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, आपको पता होगा इस कंपनी में आप कोई लोन लिया है या कुछ, वो आपका ऊपर लायबिलिटी है क्या? आप खुद चेक करके मुझे बता देना, कंपनी को बता देना कि मुझे कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं आपका कंपनी के ऑडिटर की तरह एक्ट करने के लिए मैं आई एम इंटरेस्टेड इन। ये रिटर्न कंसेंट लेना है पहले, ऑडिटर के से रिटर्न कंसेंट लेना है। एंड इन सर्टिफिकेशन दैट द अपॉइंटमेंट इफ मेड शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन स्पेसिफाइड, कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, वो रिटर्न कंसेंट देना है कि जो भी अपॉइंटमेंट करेगा वो इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, जो भी स्पेसिफाइड है ना, डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट नहीं है, मैं ऑडिटर हूँ, मतलब मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरा नाम मेंबर्स ऑफ रजिस्टर में है, आई कैन एक्ट एज एन ऑडिटर ऑफ योर कंपनी, ये सारा। एंड दैट सर्टिफिकेट शैल आल्सो इंडिकेट दैट द ऑडिटर सैटिस्फाइज द क्राइटेरिया प्रोवाइडेड इन 141 का अपॉइंटमेंट क्राइटेरिया क्या है? ही शुड बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इफ ही इज एन इंडिविजुअल, इफ ही इज ए फर्म मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर शुड बी प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। दोज क्राइटेरिया जो है वो सेटिस्फाई करना है। एंड नीचे 141(3) में जो भी डिस्क्वालिफिकेशन है वो मुझे अट्रैक्ट नहीं किया है। देन आफ्टर अपॉइंटमेंट क्या करना है? ADT 1 फाइल करना है, शुड फाइल ADT 1 ऑन और हिज अपॉइंटमेंट विद इन 15 डेज, ये टाइम लिमिट इंपॉर्टेंट है। शैल आल्सो फाइल ए नोटिस ऑफ सच अपॉइंटमेंट विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। कौन फाइल करना है? कंपनी फाइल करना है, ROC को फाइल करना है। कितना टाइम में फाइल करना है? फॉर्म क्या है? ADT 1। ओके, सो एक बार देख लीजिए, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, टाइम लग रहा है फिर भी ठीक है, ये चैप्टर में इतना टाइम देना है। जो भी क्लैरिटी है 30 मार्क्स का चैप्टर है, वेटेज के हिसाब से हम टाइम देके आगे चलना है।
नेक्स्ट, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी कौन ऑडिट करेगा? पावर है सीएनडीजी के पास। सीएनडीजी में अपॉइंट करेगा विद इन ए पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। एजीएम से नहीं होगा, सब्सिक्वेंट में भी सीएनडीजी अपॉइंट करेगा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट पर्सन है जो गवर्नमेंट का तरफ एक्ट करे। बड़ा शेयर होल्डर जो भी है, जो भी डिसीजन कर सकता है, मतलब 51% वोटिंग है तो वो अपॉइंट कर सकता है ना। जिसके पास अथॉरिटी पावर है वो गवर्नमेंट के तरह से एक्ट कर रहा है सीएनडीजी, इसकी वजह से उसको दिया है। वो अपॉइंट करने से पूरा चलता है ना। बाकी सारा है उसके पास 49% ही है। अब कैसे पता चलेगा? इसकी वजह से पहले उसको दिया है सीएनडीजी, 180 डेज में अपॉइंट करना है, वो अपॉइंट करेगा। वो शायद फेल भी नहीं है, इसमें फेल्यूर का प्रोविजन भी नहीं लिखा है। सो वो अपॉइंट करना ही है 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मतलब अगर अप्रैल में कमेंस हो गया, वो सितंबर तक उसका अपॉइंटमेंट होना चाहिए। वो जो भी अपॉइंट हुआ है वो 6 एजीएम नहीं, नेक्स्ट एजीएम तक ही रहेगा। उसका पीरियड है नेक्स्ट एजीएम, नेक्स्ट ईयर फिर सीएनडीजी डिसाइड करेगा किसको अपॉइंट करना है। सेम को कर सकते हैं कोई वो। ये इंपॉर्टेंट है टिल कंक्लूजन ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग द ऑडिटर शो अपॉइंटेड एनुअल जनरल मीटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। ओके, देन कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी क्या होता है? व्हाट इज कैजुअल वैकेंसी? वैकेंसी मतलब अब समझ गया है, पोजीशन में कोई नहीं है। किसकी वजह से होता है? रिजाइन कर दिया, रिमूव कर दिया, डेथ, ऑडिटर मर गया, कोई डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो गया। सो ये देखिए किसकी वजह से कैजुअल वैकेंसी आता है। कैजुअल वैकेंसी हियर डेथ, रिजिग्नेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, सेसेशन ऑफ हिज पोजीशन, हिज अपॉइंटमेंट। क्यों हो गया डेथ? अनएक्सपेक्टेड हो गया, वो इंटेंशनल नहीं है। जब इस केसेस में क्या करना है? किसके पास पावर है अपॉइंट करने के लिए? अदर देन गवर्नमेंट कंपनी 139 सबसेक्शन 8, ये आप याद रखना है। 139 सबसेक्शन 8, 139 सबसेक्शन 6, 139 सबसेक्शन 7, 139 सबसेक्शन 1, 139 सबसेक्शन 2। अब 8 आ गया, कैजुअल वैकेंसी, फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी ऑफ द ऑडिटर इन केस ऑफ अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। पहले 5 के इसके पास जाता है। सडन वैकेंसी एजीएम कंडक्ट नहीं करेगा, तब पावर किसके पास जाता है? बोर्ड के पास जाता है, ताकि वो 30 डेज में अपॉइंट करेगा। बट जो भी उसका अपॉइंटमेंट है उसको शेयर होल्डर्स रेटिफाई करना है, पहले वो अपॉइंट करेगा। क्योंकि काम नहीं रुकना है, जो भी ऑडिट का काम बीच में रुक गया वो फाइनेंशियल टाइमली नहीं मिलेगा, इसलिए वो अपॉइंट करेगा। विद इन कुछ टाइम लिमिट दिया है, 3 मंथ्स में एक ईजीएम कंडक्ट करके शेयर होल्डर्स को रेटिफाई करना पड़ेगा। एक जनरल मीटिंग बीच में जो भी होता है वो ईजीएम ही होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। वो कंडक्ट करके उसको रेटिफाई करना पड़ेगा। कैजुअल वैकेंसी जो भी बोर्ड ने किया है उसको रेटिफाई, मतलब जो भी उसका अपॉइंटमेंट है वो हम एक्सेप्ट कर रहा है। रेटिफिकेशन मतलब जो उस डेट से है हम अप्रूव कर रहा है, रेटिफाई करना पड़ेगा। सो हु हैज बीन अपॉइंटेड विल होल्ड द ऑफिस टिल नेक्स्ट एजीएम। क्योंकि ये एजीएम में अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, ये बीच का पीरियड जो है वो फिल करने के लिए आया है, इसलिए नेक्स्ट एजीएम में फिर शेयर होल्डर डिसाइड करेगा, तब ये 5 साल तक होल्ड करेगा। अगर यही होल्ड किया, नया ऑडिटर आया है वो 5 साल तक होल्ड करेगा उसका पीरियड। हाँ, वर्किंग टेम्परेरी, इसको ताकि इस साल कंप्लीट करने के लिए। अगर गवर्नमेंट के पास क्या होता है, गवर्नमेंट कंपनी है तो सीएनडीजी पहले अपॉइंट कर देता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर विद इन 30 डेज। अगर वो फेल्ड है तो बोर्ड विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ये मान लो 30 + 30, ये 30 टू बी द कैजुअल वैकेंसी प्लस रेटिफिकेशन 3 मंथ्स। ये टाइमलाइंस इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ही रखना, इसलिए मैं यही मटेरियल लेके आपको बोल रहा हूँ। ये आपको क्लैरिफाई हो गया? आप एक बार देखना है तो देख लीजिए, मैं कंटिन्यू कर देता हूँ नहीं तो। चलो छूट गया क्या? हाँ, ये भी कंप्लीट हुआ। नहीं, एक सेकंड। कैजुअल वैकेंसी हो गया। रीअपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी ऑडिटर, अभी बोला है ना, रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर। रिटायरमेंट कब होता है?
5 साल के बाद 6th एजीएम में रिटायर हो रहा है, अगर उसको रीअपॉइंटमेंट करना है तो तब क्या चेक करना है? फर्स्ट रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर, जो हाँ कर सकते हैं, अगर रोटेशन अप्लीकेबल नहीं है तब कर सकते हैं। वही ये इधर he is not disqualified first one, and he has willingness to be reappointment first one, and कौन अप्रूव करना है इसके अपॉइंटमेंट को? सॉरी, इसको रिमूव करने के लिए कोई रेजोल्यूशन पास नहीं होगा है। अगर शेयर होल्डर उसको रिमूव करना चाहता है, अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करना है इसको अपॉइंटमेंट करने रिटायरिंग ऑडिटर को, अगर रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंटमेंट नहीं करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है, जो भी ऑडिटर वो रिटायर हो रहा है उसको हम फिर से अपॉइंटमेंट नहीं करना चाहते, ऐसे एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया मेंबर्स सारा मिला के, तब क्या होगा? रीअपॉइंट नहीं होगा। हम ऑप्शन देने के लिए पहले अगर ऑडिटर से मना, सॉरी शेयर होल्डर से मना कर रहे हैं, उसका नेक्स्ट अपॉइंटमेंट हमको नहीं चाहिए, जो भी रिटायर ऑडिटर है ये दोनों दिया है, he is not attracted with any disqualification, he has given a notice of his willingness to continue as auditor of the company, but shareholders are not interested in him, not interested in continuing him as an auditor of the company, इसकी वजह से they have passed a special resolution। अगर पास किया है तो expressly stating that he should not continue as an auditor of our company, then he cannot reappointed। अगर ऐसे resolution नहीं पास किया है, then he will be given an option after considering his willingness and disqualification check, then he can be reappointed। ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट कब होता है? ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट, हाँ कोई ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर पा रहा है, जब जो करंट ऑडिटर है उसको कंटिन्यू करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर उन लोग के पास पावर दिया गया है कि आप नहीं करना चाहता है तो आप मना कीजिए, मना किया है, फिर भी क्या हुआ है? कोई नए ऑडिटर लेने में बोर्ड या शेयर होल्डर्स मतलब नहीं ले पाए, मतलब लेके नहीं आ पाए, अभी ये कंटिन्यू करना पड़ता है जब तक वो नया ऑडिटर अपॉइंट करेगा। बाद में रिमूवल का सेक्शन भी हम देख सकते हैं, अगर रिमूव करना है तो अगर नया ऑडिटर मिलने के बाद इसको रिमूव कर सकते हैं। नो ऑडिटर इज अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड, एग्जिस्टिंग ऑडिटर शैल कंटिन्यू टू बी द ऑडिटर, नो न्यू ऑडिटर इज अपॉइंटेड और एग्जिस्टिंग ऑडिटर इज रीअपॉइंटेड। और रेटिफिकेशन नहीं किया है क्योंकि इधर स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है, बट नो न्यू ऑडिटर इज अपॉइंटेड, दोनों नहीं हुआ है, मतलब रीअपॉइंटमेंट नहीं हुआ है जो करंट ऑडिटर का, और न्यू ऑडिटर का अपॉइंटमेंट भी नहीं किया है, तब क्या करना है? जो एग्जिस्टिंग ऑडिटर है उसको कंटिन्यू करना पड़ता है। सो प्रोसीजर, अगर ऑडिट कमिटी है तो क्या पावर किसके पास जाता है? अगर किसी को अपॉइंट करना है, पहले बोर्ड रिकमेंड करेगा, सर ये आदमी है उसको अपॉइंट कर दीजिए, मतलब ये एक ऑडिटर है, अच्छा ऑडिटर है, वो कर दीजिए। बट अगर उसकी कंपनी में ऑडिट कमिटी कंस्टिट्यूट करने का प्रोविजन है, ऑडिट कमिटी कंस्टिट्यूट करना है, जब पहले पावर है ऑडिट कंपनी का है, जो ऑडिटर्स को ढूंढ के सजेस्ट करता है, किसको सजेस्ट करता है? बोर्ड को सजेस्ट करता है। वो बोर्ड क्या करना है? अगर ऑडिट कमिटी नहीं है, बोर्ड ढूंढेगा, ढूंढने के बाद वो सारा चेक करके अगर सूटेबल है तो वो सजेस्ट करेगा शेयर होल्डर्स को अपॉइंटमेंट के लिए। अगर एजीएम है तो इसका कंसिडरेशन लेना है, पहले ऑडिट कमिटी प्रपोज करेगा बोर्ड को, बोर्ड चेक करेगा, हाँ हम भी सेटिस्फाइड है, ये सही बंदा है हमको ऑडिट करने के लिए। अगर सही बंदा नहीं लगेगा, विथ रीजंस ऑडिट कमिटी को इन्फॉर्म करेगा क्यों उन लोग नहीं कंसिडर कर रहा है। जब ऑडिट कमिटी रिकंसिडर करेगा, उन लोग का रीजन सुनने के बाद, ओके इसमें ये दिक्कत है, ये अपॉइंट इसलिए नहीं करेगा, ये इनक्वालिफाइड या हमारा बिजनेस के मतलब उसका एक्सपीरियंस नहीं है ऑडिट करने का, वो जो भी है वो चेक करने के बाद ऑडिट कमिटी फिर से नया बंदा या उसको ही कंसिडर करने को प्रपोज किया, बोर्ड उसी हिसाब से कंसिडर करके मूव करेगा शेयर होल्डर्स के मीटिंग में, एजीएम में मूव करेगा प्रपोजल को। वही आप एक बार देख लीजिए। ऑल अपॉइंटमेंट्स इंक्लूडिंग कैजुअल वैकेंसी ऑफ द ऑडिटर शैल बी मेड आफ्टर टेकिंग इनटू द अकाउंट ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ सच कमिटी। जो भी रिकमेंडेशंस ऑफ ऑडिट कमिटी है उसको टेकिंग इनटू अकाउंट, बोर्ड विल सजेस्ट द person
whom auditor person or firm whom should be appointed as an auditor of the company, and बाद में शेयर होल्डर्स AGM में अप्रूव करेगा उसको। एंड ये भी हो गया हमारा 141(3)(g। सॉरी, रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर। ऑडिटर रिजाइन कर सकता है क्या? क्यों रिजाइन करेगा? उसको इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, वो ओपिनियन एक्सप्रेस करके क्यों लायबिलिटी लेगा? ही विल बी रिजाइनिंग। बोला है ना रिस्ट्रिक्शंस डाल रहा है ऑडिट करने में, ही विल वो क्या करेगा? ऑडिटर इंफॉर्मेशन ऑडिट करने के लिए इंफॉर्मेशन बुक्स प्रोवाइड नहीं कर रहा है, रिस्ट्रिक्शन डाल रहा है इस एरिया में मत जाओ, इस एरिया में ऑडिट करो, इस एरिया हम नहीं देगा आपको अकाउंट्स, जो भी इंफॉर्मेशन है वो होल ऑफ द फाइनेंशियल्स में ओपिनियन ठीक से एक्सप्रेस नहीं करेगा। ही विल हैव टू विथड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। जब विथड्रॉ करेगा नथिंग बट रिजाइन फ्रॉम द ऑडिटर पोजीशन। जब ऑडिटर रिजाइन करेगा, ऑडिटर का ऑब्लिगेशंस क्या है, कैसे रिजाइन कर सकते हैं? विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन। विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन पूरा फैक्ट्स लिख के किसको सबमिट करना है? आरओसी को सबमिट करना है, रजिस्ट्रार विद द कंपनी एंड विद द रजिस्ट्रार फॉर्म 83 में विद इन 30 days ऑडिटर सबमिट करेगा। कौन रिजाइन कर रहा है उसको वो ही सबमिट करना है। सी द ऑडिटर शैल फाइल, ये अपॉइंटमेंट कंपनी कर रहा है तो ADT1 कंपनी फाइल कर रहा है। अभी क्या हो रहा है? ऑडिटर रिजाइन कर रहा है, कंपनी क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? आपका रीजंस क्या है वो कंपनी की नहीं लेगा। एंड आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है आरओसी के अपॉइंट इसलिए बोलना है कि हम ऑडिट नहीं कर रहा है इसको, हम ऑडिटर नहीं है। जब पहले कंपनी फाइल करके बोला है ना फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर ही हैज बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी, अगर आप रिमूव हो रहा मतलब आप रिजाइन कर रहा है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्फॉर्म करने के लिए। इसलिए ADT3 विद इन 30 days फाइल करना है। आरओसी और कंपनी के साथ दोनों को हम इंफॉर्मेशन दे रहा है, इस रीजंस की वजह से हम रिजाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट, इन केस ऑफ कंपनीज रेफर टू इन सबसेक्शन, मतलब गवर्नमेंट कंपनीज का केस में किस में देना है? गवर्नमेंट कंपनीज को C&AG इज द अल्टीमेट अपॉइंटिंग अथॉरिटी, उसको बोलने से हो जाएगा हम अभी से रिजाइन कर रहे हैं। और if auditor does not comply with the provisions, what happens? He will be fined. फाइन कितना है? 50,000 or an amount equal to remuneration of the auditor whichever is less. In case of continuing failure, अगर एक बार फेल हो गया मतलब 30 days के बाद फेल हो गया, हर दिन कुछ तो कुछ लगना चाहिए ना 30 days के बाद। So for each day 500 rupees continues to maximum of 2 lakh rupees. So पहले 30 days के बाद 30 days के अंदर फाइल करना है, अगर नहीं गया तो 50,000 फाइन और रेम्यूनरेशन whichever is lower। ऑडिटर रेम्यूनरेशन लेगा, ऑडिट फी whichever is lower। अगर 30 days के बाद सपोज 31st डे हो गया फाइन, 32nd डे से ये 500 रुपीज पर डे लगेगा। 500 रुपीज पर डे कितना तक? मोर देन अप टू 2 लाख रुपीज, मैक्सिमम ऑफ 2 लाख रुपीज। ओके, ये प्रोविजन है इसका। हाँ, वो रोटेशन तक आने दो, ठीक है। बहुत सारा है डिस्कस करने के लिए। अब रोटेशन बोल देता हूँ, राइट्स एंड ड्यूटीज में छोड़ देता हूँ। रोटेशन इतना बड़ा टॉपिक है नहीं, मतलब क्योंकि रोटेशन इसलिए है कि अगर ये थोड़ा रा लगेगा, नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे हम। इधर तक मतलब 5-6 मिनट में खत्म हो जाएगा, इतना टाइम नहीं लगेगा। व्हाट रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स, रोटेट करने का एक एग्जांपल बोला है, जो भी अपॉइंट हुआ है फॉर्म है तो ये इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल है तो 1 term of 5 consecutive years. Every individual appointed will have 1 term of 5 consecutive years. मतलब एक बार अपॉइंट हो गया तो कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन कोई अट्रैक्ट नहीं हुआ है तो ही कैन कंटिन्यू फॉर 5 years। अगर फॉर्म है तो 2 terms of 5 consecutive years, मतलब 10 साल तक कंटिन्यू कर सकता है। कोई डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, इसमें जो 141 का कंडीशन है वो सेटिस्फाई करना पड़ेगा। और क्या है
मतलब पार्टनर, हर पार्टनर को 5 इयर्स नहीं मिलेगा पूरा फॉर्म के लिए। 5 इयर्स ऑफ 2, 10 पार्टनर हो या 2 पार्टनर हो, 3 पार्टनर हो, कुछ भी हो, एक ही पार्टनर नहीं होता है। वही, क्योंकि रोटेशन रोटेशन इसलिए किया है कि रोटेट होने से जो भी गलती छुपा हुआ है वो बाहर आता है। इसकी वजह से कोई अलग प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा, आप अलग प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, मैं अलग प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, आपका एनालिसिस अलग होगा, मेरा एनालिसिस। अगर आप यू आर अटैच्ड विद द कंपनी और यू आर कोलाइडेड इन सम फ्रॉड्स, जब मैं आता हूँ वो बाहर आ सकता है इसकी वजह से। इसलिए एवरी लिस्टेड कंपनी जो भी रोटेशन किस किस को अप्लीकेबल होता है, एवरी लिस्टेड कंपनी जो भी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, उसके पास बहुत सारा पब्लिक मनी होता है, इसलिए रोटेशन अप्लीकेबल है। लिस्टेड कंपनी को अप्लीकेबल है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी लिस्ट नहीं होगा बट पब्लिक हैज इन्वेस्टेड, उसको भी अप्लीकेबल होता है, बट उसका पेड अप शेयर कैपिटल कम रखा है। कितना है? 10 करोड़। अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 10 CR और मोर है तो तब उस अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को आप क्या करना है? रोटेशन करना है ऑडिटर को। नेक्स्ट क्या हो? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 10 करोड़ है तो इधर कितना होगा? 150। सो अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर है, पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर है, फाइनेंशियल अमाउंट देखिए इतना इन्वेस्टमेंट कुछ हुआ है, क्या होगा? फाइनेंशियल ये होता है ना, नीचे ऊपर होता है। 50 करोड़ कंपनी में जितना क्रेडिटर्स इन्वेस्ट किया होगा लोन की तरह, अगर रोटेशन अगर फ्रॉड कर रहा है तो क्या होगा? उन लोग का पूरा मतलब मैं ही हूँ, मेरा सारा बिजनेस आपके साथ है, अगर आप डूब गए तो मैं भी डूब गया हूँ, आप पैसा मुझे नहीं देगा। इसकी वजह से ये सारा लिमिटेशंस रोटेशन करना है। इसकी वजह से अगर कोई गलती हुआ है तो ऑडिटर को रोटेट करने से मुझे भी पता चलेगा कितना कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। और एनी अदर कंपनी हैविंग पब्लिक बोरोइंग्स, ये देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पब्लिक बोरोइंग्स मतलब पब्लिक डिपॉजिट्स लिया है, बैंक से अमाउंट्स लिया है। क्यों? बैंक मतलब नहीं, वो एक बैंक डूब गया तो फाइनेंशियल क्रैश होता है, फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री क्रैश होता है। इसकी वजह से 50 करोड़ और मोर, कितना लिमिट है? 50 करोड़ और मोर। अब ये बोलिए ऑल लिस्टेड कंपनीज को अप्लीकेबल होता है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज कितना है लिमिट? 10 करोड़। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 50 करोड़। नेक्स्ट किसी भी कंपनी हो, इसमें कवर नहीं हो 1%, कुछ भी हो, कोई भी कंपनी है, ऑल अदर कंपनीज हैविंग पब्लिक बोरोइंग्स ऑफ 50 CR, पब्लिक बोरोइंग्स, लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक डिपॉजिट 50 CR। इसकी वजह से रोटेशन अप्लीकेबल होता है। जब रोटेशन अप्लीकेबल होगा, ये कंडीशन अप्लीकेबल होगा, जो भी इंडिविजुअल है उसको 1 टर्म मिलेगा। रोटेशन अप्लीकेबल हुआ है तो देन ये रिस्ट्रिक्शन आएगा, आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। 1 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर, 2 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, ये करना पड़ेगा। अब एडिशनल कंडीशंस क्या है? मतलब जो भी रोटेट कर रहा है वो इंडिविजुअल ऑडिटर और फर्म हु हैज कंप्लीटेड शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। ये हमको पढ़ा है। अगर आपका 5 साल का टर्म कंप्लीट हुआ है तो रोटेशन एप्लीकेबल हुआ है उस कंपनी को, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट ऑफ दैट कंपनी। वो फर्स्ट पॉइंट है, यू आर रिस्ट्रिक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट, यू आर डिस्क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट, यू कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड अगर रोटेशन एप्लीकेबल है तो 5 years आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सच। देन ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट नो ऑड पार्टनर, अगर मैं एक पार्टनर हूँ, मेरा पार्टनर एक है, ओके नहीं तो मैं एग्जांपल बोला है ना आपको, ABC एंड XYZ 2 फॉर्म है, ABC XYZ 2 फॉर्म है। ABC का फॉर्म में एक ही पार्टनर हूँ, मिस्टर V, इस फॉर्म के नाम से अपॉइंट किया हूँ। अभी इस फॉर्म का नाम में अपॉइंट करना चाहता हूँ, बट यू आर डिस्क्वालिफाइड बिकॉज आई एम द कॉमन पार्टनर ऑफ बोथ ऑफ दोस कंपनीज, बोथ ऑफ दोस फॉर्म्स। इधर मैं वी हूँ, इधर मैं हूँ। अगर इधर डिस्क्वालिफाइड है तो इधर भी डिस्क्वालिफाइड, मतलब डिस्क्वालिफाइड, नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। सो दिस फॉर्म विल नॉट बी अपॉइंटेड, कैन नॉट बी अपॉइंटेड। वही अगर कॉमन पार्टनर है, दोनों फॉर्म में पार्टनर और पार्टनर्स है, जो पहले रोटेशन कंप्लीट मतलब रोटेट होना चाहिए, अभी इस फॉर्म में अपॉइंटमेंट के लिए वेट कर रहे हैं, वो नहीं होगा क्योंकि उस फॉर्म में दे आर हैव रोटेशन, इस फॉर्म में दे आर अंडर रोटेशन ओनली। दोनों फॉर्म्स में अभी एप्लीकेबल नहीं होगा। वही ये फॉर्म कॉमन पार्टनर्स टू द ऑडिट फॉर्म whose tenure has expired immediately preceding financial year shall not be appointed as auditor. Next, commencement of the act.
अगर कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट ये प्रोविजन आया है रोटेशन ऑफ ऑडिटर, कितना दिन में कंप्लाई करना पड़ेगा कंपनीज को, वो बोला है विद इन 3 years दे हैव टू इंश्योर कॉम्प्लायंस। कंपनीज जो है विद इन 3 years में अगर कोई कंटिन्यू कर रहा है, अगर 5 साल कंप्लीट हुआ है जब कंपनी से एक्ट आया है 2013 में, ओके, तब तक 5 साल कंप्लीट मान लो, तब तक 5 साल कंप्लीट किया है, इन लोग बोल रहे हैं कि और 3 years दे रहा है इसको। एक्चुअली अगर सेक्शन एप्लीकेबल है तो इसको रोटेट करना पड़ेगा, बट 3 years तक कंटिन्यू करके वो रोटेट कर सकता है, वो बोला है। एक्चुअली 3 years टाइम दिया है कि रोटेशन प्रोविजंस को कंप्लाई करने के लिए। हाँ, वो ट्रांजिशन प्रोविजन है, अभी एप्लीकेबल नहीं होगा, उस टाइम में था, अभी एप्लीकेबल नहीं होगा, ट्रांजिशन प्रोविजन है। जब अगर एक ऑप्शन भी है कि पार्टनर्स है एवरी, मतलब 10 साल एक ही पार्टनर ऑडिट करने से मतलब आपको बिलीफ नहीं लगेगा, आपको ये दिक्कत है कि आप पार्टनर्स को रोटेट कर सकते हैं, इस साल मैं करूंगा, अगले साल आप करेगा, अगले साल आपका और एक पार्टनर करेगा। ऐसे रोटेट करने से क्या होता है कि इंडिपेंडेंट, मतलब उन लोग के पास क्या होता है कि एक चेक होता है, मैं ऑडिट मैं साइन कर रहा हूँ, मैं अलग तरीके से काम करता हूँ, आप साइन करेगा तो आप कुछ और चेक करके काम करेगा। इसकी वजह से अगर एक ही पार्टनर करने से कुछ वो अडाप्ट हो जाएगा, इसे डाउट है 5 साल या 10 साल में वो चेंज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, इस साल में करेंगे, ये बोल रहे हैं। ऑडिट फॉर्म अपॉइंटेड बाय द ऑडिट पार्टनर्स एंड इट्स टीम शैल बी रोटेटेड एट इंडिविजुअल। क्यों ये सब क्यों कर रहा है? इसलिए कि फेमिलियरिटी थ्रेट को कम करने के लिए, क्वालिटी ऑफ वर्क को इंश्योर करने के लिए। ऑडिट शैल बी कंडक्टेड बाय मोर देन वन ऑडिटर, दोनों मिला के भी कनेक्ट, दोनों पार्टनर्स मिला के ऑडिट कंडक्ट कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि एक ही ऑडिटर करना है। हाँ, ऑडिट टीम मेरा मतलब मैं एक पार्टनर हूँ, मेरा ऑडिट टीम हो सकता है, आप एक पार्टनर हो, ऑडिट टीम ऐसे भी मेंटेन कर सकते हैं। फॉर्म का कंट्रोल क्वालिटी नहीं 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 जरूरी नहीं है। ऑडिटर में ऑडिट पार्टनर होगा, स्टाफ हो, एम्प्लॉइज होगा जो क्वालिफाइड असिस्टेंट बोलता है, उसके बाद क्या होगा जो वर्किंग मतलब नॉन क्वालिफाइड असिस्टेंट होगा, जो आर्टिकल असिस्टेंट होगा, कोई भी हो सकता है। एक टीम ऐसे ही बनता है जो ग्राउंड लेवल वर्क करने के लिए, जो थोड़ा क्वालिफाइड वर्क करने के लिए, ऑडिट मैनेज करने के लिए, ऑडिट रिव्यू करके साइन करने के लिए पार्टनर होता है। वो इसे क्वालिटी इंश्योर करता है, इतना रिव्यू होता है जब वर्क करेगा मैनेजिंग पार्टनर, फिर पहले सॉरी ये क्वालिफाइड असिस्टेंट रिव्यू करेगा, उसके बाद पार्टनर रिव्यू होगा, उसके बाद साइन होगा। हाँ, एक होने से भी काफी मतलब पार्टनरशिप फॉर्म में एक तो नहीं होता है, 2 दिन तो होगा। इंडिविजुअल करने से ये कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, इसलिए बोला है इफ फॉर्म इज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर देन individual partners can rotate as on regular basis so as to ensure familiarity is not there. Next, manner of rotation. कैसे rotate करेगा? How will you rotate? पहले बोले अगर ऑडिट कमिटी एप्लीकेबल है तो ऑडिट कमिटी बोलेगा कि किसको अपॉइंट करना है, बोर्ड को बोलेगा, बोर्ड ऑडिट फॉर्म who may replace the expiry or incumbent, जो भी जा रहा है उसके प्लेस में कौन रिप्लेस करेगा वो प्रपोज करेगा। वो प्रपोज करने के बाद इफ ऑडिट कमिटी नॉट देयर तो बोर्ड विल रिकमेंड करेगा शेयर होल्डर्स को, इसका पीरियड टेन्योर अपॉइंट मतलब खत्म हो रहा है, ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, इसलिए हम नए ऑडिटर को प्रपोज कर रहे हैं, इसके लिए अपॉइंटमेंट के लिए शेयर होल्डर एजीएम में रखेगा, शेयर होल्डर जब अप्रूव करेगा सी members in annual general meeting, then he will be the other person will be appointed as auditor. So a period for which individual or firm held an office prior to the commencement of the act shall be taken into account for, so prior to commencement of the act shall be taken into account for calculating of 5 consecutive years or 10 consecutive years as the case may be. So ये बोल रहा है कि अगर हम अभी डिस्कस किया है ना, जो भी 3 years टाइम लिमिट दिया है उसको बोला है, अगर वो पुराना से भी कंसेक्यूटिव अगर कोई बीच में अपॉइंट कर रहा है, मतलब हम 5 years कंप्लीट करने के बाद बोला है रीअपॉइंटमेंट के लिए, अगर जो भी कंटिन्यू कर रहा है मतलब 3 साल के पहले अपॉइंट किया है, 2 years पहले अपॉइंट किया है 2013 2 years पहले, अगर वो
उसका टाइम है अभी 3 साल है, जो अभी क्या करना है, अगर रोटेशन चेक करना है तो 2013 में जब एक्ट आया है, 5 साल इसका इंडिविजुअल का है, 10 साल फॉर्म का है। उन लोग अभी तक सपोज पार्टनरशिप फॉर्म मान लीजिए 2 साल, सर 2 साल से होल्ड कर रहा है, अभी उसका कितना साल लगेगा, 8 साल। सो ये पीरियड भी कंसिडर करना है, ये बोल रहा है। अगर इमीडिएटली 5 इयर्स कंप्लीट हुआ है, मतलब 2013 के बदले 1 ईयर कंप्लीट हुआ है, उसको क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा, 4 साल मिलेगा कंटिन्यू करने के लिए। जो पिछले पीरियड है उसको कंटिन्यू करके, मतलब इंक्लूड करके देखना है 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स या 10 कंसेक्यूटिव, ये देखने के लिए ये है। नेक्स्ट, इनकमिंग ऑडिटर शैल नॉट बी एलिजिबल इफ सच ऑडिटर और ऑडिट फर्म इज एसोसिएटेड ऑर्गन। वही बोला है, कॉमन ऑडिटर है, कॉमन पार्टनर है आप, इफ यू आर एसोसिएटेड विद दैट पर्सन देन द इनकमिंग ऑडिटर विल नॉट बी एलिजिबल। जो भी प्रपोज कर रहा है, यू आर कॉमन पार्टनर ऑफ बोथ दिस, जो अभी प्रपोजल में है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो भी रोटेशन में ही होगा अगर आप कॉमन पार्टनर है तो उस ऑडिट फर्म में भी। फॉर ए ब्रेक ऑफ कंसेक्यूटिव ईयर्स, अगर उन लोग कूलिंग पीरियड लेना है, कितना साल तक लेना है कूलिंग पीरियड, अगर जो भी ऑडिटर उसका, हाँ नहीं 5 इयर्स, 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स उसको मतलब कूलिंग पीरियड है, हाँ 5 इयर्स तक वो अपॉइंट नहीं करेगा उस कंपनी में ऑडिटर की तरह, वही है ना। फॉर ए कंटिन्यू ईयर्स ऑफ पीरियड शैल बी कंसीडर्ड एज फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ रोटेशन। ये ब्रेक फॉर कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 5 इयर्स रखना चाहिए। अगर मान लो ये पार्टनर फॉर्म शैल बी एलिजिबल फॉर ए पीरियड ऑफ, पार्टनरशिप फॉर्म भी 5 इयर्स ही है, उसका कूलिंग पीरियड कितना है 5 इयर्स। पार्टनरशिप फॉर्म या इंडिविजुअल किसी को 5 साल, हाँ 10 ले सकते हैं वही। रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर का रेम्यूनरेशन क्या डिटरमाइन करेगा, ऑडिट क्या क्या देता है ऑडिटर को। अभी तक कंप्लीट किया है रोटेशन हो गया, क्या क्या सीखा है रोटेशन में, एप्लीकेबिलिटी सीखा है, किस किस को एप्लीकेबल, अनलिस्टेड कंपनी, सॉरी लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी विद पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 crores, प्राइवेट कंपनी विद 50 crores एंड बोराइंग्स 50 crores, पब्लिक बोराइंग्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, लोन्स। और उसके पास क्या कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ, इंडिविजुअल है तो 5 इयर्स, फॉर्म है तो 2 कंसेक्यूटिव, मतलब 5 इयर्स, 2 कंसेक्यूटिव पीरियड ऑफ, सॉरी 2 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इयर्स। और नेक्स्ट कौन अपॉइंट करेगा, ऑडिट कमिटी है तो ऑडिट कमिटी प्रपोज करेगा, बोर्ड प्रपोज करेगा, शेयर होल्डर्स इसको अपॉइंट करेगा। अपॉइंट करने के लिए क्या क्या, पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स के अंडर रोटेट कर सकते हैं विद इन 10 इयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव पीरियड, और ऑडिट टीम को भी रोटेट कर सकते हैं एट देयर रिक्वेस्ट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स। और इसके ऑडिटर को क्या रेम्यूनरेशन देगा आप, कुछ नहीं, ऑडिट फीस देगा, और वो कुछ ऑडिट करने के लिए एक्सपेंस इंकर किया है, कुछ प्रिंट आउट निकाला है, कुछ ऑडिट फीस किया है, चेक करने के लिए फीस पे किया है, वो सब उसका ऑडिट करने के लिए रियम्बर्समेंट है। कुछ एक्सपर्ट का सर्विसेज यूज किया है ऑडिट करने के लिए, वो भी आप रियम्बर्स करना पड़ेगा। और कुछ क्या होता है, हाँ कुछ एक्सपर्ट का सर्विसेज यूज किया ऑडिट करने के लिए, उसका फीस भी कंपनी पे करना पड़ेगा। और क्या करता है, कोई भी एक्सपेंसेस इनकर्ड इन रिलेशन विद द ऑडिट। और कुछ क्या इंक्लूड नहीं होता है उसमें, क्या इंक्लूड नहीं होता है, क्या ही एक्स्ट्रा सर्विसेज आपने लिए है उसको रिक्वेस्ट करके, वो एक्स्ट्रा सर्विसेज ऑडिट के अंदर नहीं आते, ऑडिट के अंदर नहीं आते। और कोई आपने ऑडिट करते समय इंटरनल कंट्रोल्स वीक है, आपने बोला है सर आप कुछ डिजाइन करके दीजिए, वो एक्स्ट्रा सर्विसेज दिया है आपको, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा, पता है। ये ऑडिट रिलेटेड, स्टैट्यूटरी ऑडिट रिलेटेड ही ऑडिट फीस में आता है, वो जो भी करेगा वो अलग सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज में जाएगा। ओके, वही आप देखना पड़ेगा। रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर बोर्ड में फिक्स कौन करता है, C&AG है तो बोर्ड, नॉर्मली बोर्ड करता है, फर्स्ट जनरल मीटिंग है तो, अगर बाद में सब्सिक्वेंट है तो शेयर होल्डर्स फिक्स करेगा, बोर्ड प्रपोज करेगा जितना जितना है वो शेयर होल्डर्स अप्रूव करेगा, मतलब शेयर होल्डर्स ही फिक्स कर रहा है। अगर इन केस ऑफ रेम्यूनरेशन इज फी पेएबल प्लस एनी फैसिलिटी एक्सटेंड टू हिम इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस रियम्बर्सेबल, मतलब जो भी एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू ऑडिट इंकर करेगा वो, एंड ऑडिट फीस आल्सो इंक्लूड एनी फैसिलिटी एक्सटेंड, होटल में स्टे करने को दिया है, फूड दिया है, वो भी इंक्लूडेड है उसमें। हाँ हाँ रियम्बर्स होगा। और कोई क्या इंक्लूड नहीं है, कोई सर्विसेज दिया है एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कंपनी। हम कल रिमूवल से स्टार्ट करेंगे। रिमूवल थोड़ा मतलब रिमूवल कौन कर सकते हैं, क्या कब कर सकते हैं, रिमूवल करने का पावर किसको दिया है,
अगर रिमूव करना है, रिमूव करने का पावर किसको दिया है? दोनों को पावर दिया है। एक शेयर होल्डर के पास होगा, एक ट्रिब्यूनल के पास होगा। ट्रिब्यूनल शेयर होल्डर के पास 140 सबसेक्शन 1 और रूल 7 क्या करेगा? 140 सबसेक्शन 1 रूल 7 में एक एप्लीकेशन डालेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के। कौन से फॉर्म में एप्लीकेशन डालेगा? फॉर्म नंबर ADT2। इस फॉर्म में सेंट्रल गवर्नमेंट का एप्लीकेशन डालेगा। ADT1 अपॉइंटमेंट, ADT3 रिजिग्नेशन, ADT2 हाँ कौन फाइल करेगा? अलॉन्ग विद एप्लीकेशन कंपनी फाइल करेगा ROC को ADT2 में, सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट से रिप्लाई आना चाहिए। सो रिप्लाई आने विथिन 30 डेज क्या करना है? एक मीटिंग कंडक्ट करके एक रेजोल्यूशन पास करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट से रिप्लाई आया है, आप एप्लीकेशन शैल बी मेड एंड विथिन 30 डेज ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुए। मतलब वो पहले बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है, वो पास करना है। बोर्ड रेजोल्यूशन पहले आता है। रिमूव करने के लिए बोर्ड डिसीजन लिया है, BOD डिसीजन, बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया। विथिन 30 डेज एक एप्लीकेशन करना है। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ADT2 में वो हो गया, ADT2 में अप्लाई किया है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया। जब विथिन 60 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ अप्रूवल फ्रॉम CG से अप्रूवल आया है, CG अप्रूवल मान लो, इसीलिए 60 डेज क्या करना है? 60 डेज क्या करना है? इसे अप्रूवल आया है, एक मीटिंग हेल्ड करके स्पेशल रेजोल्यूशन करना है। मीटिंग, जनरल मीटिंग, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है शेयर होल्डर्स के साथ। रिमूवल ऑफ ऑडिटर कैसे रिमूव करना है? उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना है, उसको देना है। आप बोलो हम तो रिजाइन आपको रिमूव करने को सोचा है, आप क्या बात है आप बोल दीजिए, रिमूवल तो होगा। वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करना है 30 डेज में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने के बाद ADT2 फॉर्म में विथ प्रेस्क्राइब्ड फीस, ADT2 प्लस प्रेस्क्राइब्ड फीस। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को देने के बाद वेट करना है। अप्रूवल आ गया, विथिन 60 डेज एक जनरल मीटिंग कंडक्ट करो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो। इसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना है। उसके बाद ट्रिब्यूनल को एक सुओ मोटो पावर है। ट्रिब्यूनल मतलब कोर्ट अंडर कंपनीज एक्ट, उसको सुओ मोटो पावर है। और एक एप्लीकेशन कौन कर सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकते हैं। अगर सुओ मोटो पावर है, अगर कब ऑडिटर को रिमूव करने का डिसीजन ट्रिब्यूनल लेगा, मतलब उसके पास इफ इट इज सैटिस्फाइड दैट ऑडिटर हैज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्टेड इन फ्रॉडुलेंट मैनर, ऑडिटर हैज एक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन फ्रॉडुलेंट मैनर। ट्रिब्यूनल को पता चला कि ऑडिटर इज एक्टिंग इन ए फ्रॉडुलेंट मैनर आर कोल्यूटेड विद समवन ऑफ द कंपनी प्रोफेशनल्स, ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज फॉर कंडक्टिंग ए फ्रॉड, he has mixed with those, colluded with those for some fraud, for doing some fraud, then tribunal will pass an order to that auditor should be removed. Those who have been ordered for removal, so who has been will not be eligible for appointment as order of the company for a period of 5 years. So who has been disqualified by tribunal for due to fraud, if they have been disqualified, if they have acted in fraudulent fraud, they cannot act as an auditor of any other company for a period of 5 years. 5 years तक उन लोग किसी और कंपनी को ऑडिटर की तरह एक्ट नहीं कर पाएंगे, दे आर डिस्क्वालिफाइड। नहीं, लाइसेंस कैंसिल नहीं करेगा, बट उसको ऐसा मेंबरशिप मेंबर होता है ना अपॉइंटमेंट के लिए, वो शायद ब्लॉक करके रखेगा। तो कोई भी फॉर्म फिल करेगा ADT1 उसमें नहीं होगा, ऐसे करेगा। और इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर दिया गया अप्लाई करने के लिए। अगर वो अप्लाई किया है विद इन 15 डेज क्या करना है, अगर वो सैटिस्फाई हो गया ट्रिब्यूनल दैट ही इज एक्टेड इन ए फ्रॉडुलेंट मैनर, then he will pass an order within 15 days of receipt of such application that auditor should be removed. Once the auditor is removed, the central government may appoint new auditor in his place. बीच में रिमूव कर रहा है ना with their suo motu power and application, तो central government may take a responsibility, may, it is not obligation for central government, may take a responsibility to appoint a new auditor in his place. Okay, so we have completed maximum all the provisions. Next we'll do rights and duties होगा, then penalties होगा, उसके बाद branch audit, joint audit, audit committee. Next class में हम cover कर देते हैं. Thank you so much.